हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप लोगों का। वेलकम टू दिस वीडियो। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इनडायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट्स। यस, आप सही सुन रहे हो। आईडीटी के अमेंडमेंट्स। देखो एग्जाम आने वाला है जून 21, मई 21 आने वाला है, राइट। काफ़ी स्टूडेंट्स लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इनकम टैक्स के अमेंडमेंट तो रिलीज कर दिए, इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट कब रिलीज करेंगे। तो देखो आज आ गया है वो टाइम। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स। और आपको गुड न्यूज़ दे देता हूँ, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत कम अमेंडमेंट्स आपको दिख के लग रहा होगा। 15 पेज का मैंने एक मॉड्यूल बनाया है। इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हो वहां से। तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को आप पूरा देख लेना, एक ही वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट वीडियोस, अमेंडमेंट क्लास। जितने भी स्टूडेंट्स मई 21 जून 21 में एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने फ्रेश बैच लिया है, तो जिन्होंने फ्रेश बैच लिया है तो उनके लिए तो ये अमेंडमेंट्स ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। बट फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो फ्रेश बैच मई जून 21 फर्स्ट टाइम देने वाले वो भी प्लीज ये वीडियो को अलग से देख लेना, बिकॉज इस वीडियो में एक्सक्लूसिवली फाइनेंस एक्ट 2020 का अमेंडमेंट डिस्कस किया जाएगा। फाइनेंस एक्ट 2020 का अमेंडमेंट्स डिस्कस किया जाएगा, प्लस आपके एग्जाम में लास्ट 6 मंथ्स का जो भी सर्कुलर नोटिफिकेशन आए हैं स्टैट्यूट में, जो भी सर्कुलर नोटिफिकेशन, जैसे सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए, खाली सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं क्योंकि उनका एग्जाम मई में होगा। तो 31 अक्टूबर 2020 तक जितने भी अमेंडमेंट्स है, जितने भी सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस अप टू दिस डेट इशू किया गया है, वो सब के सब एप्लीकेबल होंगे आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और सीएमए और सीएस स्टूडेंट्स के लिए 30 नवंबर 2020 इस डेट तक जितने भी नोटिफिकेशन सर्कुलर्स जितने भी इफेक्टिव हुए हैं, वो सारे के सारे अमेंडमेंट्स इस केस में एप्लीकेबल होंगे। अब बिफोर स्टार्टिंग दिस अमेंडमेंट क्लास, लेट मी टेल यू फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आई शुड डेफिनेटली टेल यू एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास। काफी सारे नोटिफिकेशंस नवंबर मंथ में आए हुए हैं जो इफेक्टिव हुआ है 1 जनवरी 2021 से। काफी सारे नोटिफिकेशंस आए हुए हैं जो इफेक्टिव हुए 1 जनवरी 2021 से। तो कभी भी ये मत सोचना कि सर ये नोटिफिकेशन तो नवंबर में आया है, हमारा एग्जाम तो 30 नवंबर तक का अमेंडमेंट्स लेकर चलेगा, तो इसके ऊपर तो हमको ऑब्वियसली एप्लीकेबल होगा। नहीं, जो प्रोविजंस 1 जनवरी से इफेक्टिव हुए हैं, यानी उसके पहले वो इफेक्टिव ही नहीं था, तो वो आपके एग्जामिनेशन में, मैं बात कर रहा हूं जितने भी स्टूडेंट्स मई जून 21 में एग्जाम दे रहे उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जितने भी प्रोविजंस इफेक्टिव हो गए थे 30 नवंबर 2020 तक, खाली अपने को वही पढ़ना है, ठीक है। इनफैक्ट कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में दिया है, ऑल्दो वो मई जून 21 के लिए रेलिवेंट नहीं है, बट बहुत ही ज्यादा अगर एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे, तो वो मैं इस पोर्शन में थोड़ा बहुत कवर करके चला हूं। जैसे बहुत सारे प्रोविजंस है, जैसे क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, QRMP स्कीम, एक नया स्कीम आया है जो इनकम टैक्स लॉ में आया था, बट ये 30 नवंबर 2020 तक इफेक्टिव नहीं हुआ था। तो QRMP स्कीम फॉर मई जून 21 रेलिवेंट नहीं है, बट यस फॉर नवंबर दिसंबर 21 रेलिवेंट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जितने भी नोटिफिकेशन सर्कुलर्स प्रोविजंस, इनफैक्ट फाइनेंस एक्ट के भी कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो 30 नवंबर तक इफेक्टिव नहीं हुआ था या 31 अक्टूबर तक इफेक्टिव नहीं हुआ था, तो वो प्रोविजंस अपने को पढ़ना नहीं है। तो मैंने इस पीडीएफ में, मैंने इस मॉड्यूल में आपको वो जितने भी रेलिवेंट नोटिफिकेशंस है, जितने भी रेलिवेंट लॉज आपको पढ़ना है एग्जाम में फॉर मई जून 21, खाली हम वो डिस्कस करके चल रहे हैं। प्लीज आई गिव यू अ वेरी बिग डिस्क्लेमर कि लास्ट अटेम्प्ट में नवंबर 20 में जितने अमेंडमेंट्स थे वो मैं इस अमेंडमेंट क्लास में कॉर्पोरेट नहीं कर रहा, डिस्कस नहीं करूंगा। ये अमेंडमेंट्स जो नेक्स्ट 6 मंथ्स के अमेंडमेंट्स है, जो फाइनेंस एक्ट 20 बेसिकली FA 2020 में जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स प्रपोज हुए थे, प्लस जितने भी सर्कुलर्स या नोटिफिकेशंस जो आया था आपके इस पीरियड में मई से लेकर अक्टूबर में, बिकॉज अप्रैल 2020 तक जो नोटिफिकेशन आया था वो अपने ऑलरेडी इसके ऊपर अमेंडमेंट क्लास कर चुके हैं। अगर आपको करना है तो आप प्लीज सेपरेटली हमारे यूट्यूब में चैनल में जाके उसका इनकम टैक्स का GST का अमेंडमेंट का प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, प्लीज उसको जाकर देख लेना सेपरेटली, अगर आपको पुराना टर्म का भी अमेंडमेंट्स पढ़ना है तो। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हम लेटेस्ट अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं, जो लेटेस्ट टर्म का है मई जून 21 आने वाले टर्म के लिए। तो फाइनेंस एक्ट 20 प्लस सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन जो 31 अक्टूबर और 30 नवंबर तक स्टैट्यूट में आया है, तो उसका नोटिफिकेशन सर्कुलर्स अपने को पढ़कर चलना पड़ेगा। क्लियर है क्या? चलिए तो स्टार्ट किया जाए क्या? फटाफट स्टार्ट किया जाए। हाँ सर, स्टार्ट किया जाए। इसका इनडायरेक्ट टैक्स का जो हमारा स्टडी मटेरियल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा फुल्ली, ठीक है। यू विल बी गेटिंग दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं सर इनडायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट्स। सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं फाइनेंस एक्ट 20 में जो
अमेंडमेंट्स प्रपोज हुआ था, सबसे पहले मैं वो कवर कराऊंगा। पहले फाइनेंस एक्ट 20 के बारे में बात कर लो कि फाइनेंस एक्ट 20 में इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड, जीएसटी रिलेटेड क्या क्या अमेंडमेंट्स प्रपोज था, उसको एक बार सर हमको डिस्कस करवाइए। उसके बाद हम लेकर चलेंगे आपको कि लास्ट 6 मंथ्स में क्या नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आया था, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर जो आपके स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो नोटिफिकेशन सर्कुलर्स जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है वो हम लेकर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पहला अमेंडमेंट है डेफिनेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। सर ये आप सबको पता ही है, आर्टिकल 370 के बाद से डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करना पड़ा चेंजेस इन दी डेफिनेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ, दमन एंड दीव एंड दादरा नागर हवेली, ये दो यूनियन टेरिटरी का मर्जर हुआ। तो क्योंकि मर्जर हो गया, हमारे यूनियन टेरिटरी यूटी जीएसटी एक्ट में, आईजीएसटी एक्ट में, सीजीएसटी एक्ट में जो भी डेफिनेशंस था यूटी में वो अलग अलग दिया हुआ था, दमन एंड दीव एंड दादरा नागर हवेली। बट ये क्योंकि मर्ज हो गया है तो इसको अब एक यूटी के अंदर आएगा, ये दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इट इज वन कंसोलिडेटेड यूनियन टेरिटरी। तो ऑब्वियसली यूनियन टेरिटरी के डेफिनेशन में दोनों को मर्ज कर दिया गया, दोनों का डेफिनेशन में मर्ज कर दिया गया। और लद्दाख जो कि एक्ट में मेंशन नहीं था, एज यू नो लद्दाख इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी, तो लद्दाख को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। समझ में आया? तो एडिशन ऑफ 2 यूनियन टेरिटरीज इन द डेफिनेशन ऑफ यूटीज, दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, और लद्दाख। लद्दाख भी आपका यूनियन टेरिटरी के डेफिनेशन में ही आएगा। क्लियर हुआ? तो ये मर्जर हो गया और लद्दाख सेपरेट हो गया, तो यूनियन टेरिटरी में आपका दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव और लद्दाख, ये दोनों यूनियन टेरिटरी आपको काउंट करना पड़ेगा अपने यूटीज के डेफिनेशन में। तो ये रहा हमारा पहला चेंज। दूसरा चेंज है कॉम्पोजिशन स्कीम के ऊपर जो एक रेस्ट्रिक्शन है। सर ये कोई एज सच कोई इतना इंपॉर्टेंट चेंज नहीं है, एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं। कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन 10(1) में बोलता है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग 1.5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ही मे ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम and this limit will reduce to 75 lakhs in special category states। फिर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में बोलता है कि द पर्सन हु इज एंगेज्ड इन फॉलोइंग, या वो ये सब काम करता है फॉलोइंग एक्टिविटीज, तो ही शैल नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, जिसमें से एक है कि अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स, तो उस पर कॉम्पोजिशन स्कीम उसको नहीं मिल सकता। इफ ही इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स लाइक टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, एरेटेड वाटर, उसको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिल सकता। इफ ही इज एंगेज्ड इन इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, तो उसको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिल सकता। इफ ही इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, तो उसको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिल सकता। इफ ही इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो उसको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिल सकता। तो ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है। कहीं पे भी आपको नजर नहीं आया कि वहां पे सर्विसेज के बारे में अलग से मेंशन्ड है, क्योंकि एक पॉइंट में वहां पर बता दिया गया था इफ ही इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, तो कोई भी सर्विसेज में अगर जा रहा है तो वो उसके ऊपर कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं लगेगा। अदर देन रेस्टोरेंट में एप्लीकेबल है, रेस्टोरेंट को छोड़ के और कोई सर्विस दे रहा है तो उस पर कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन गाइस एज यू ऑल नो, उसके बाद कितने सर्विसेज को लेके कॉम्पोजिशन स्कीम में चेंजेस आए। आपको एडिशनली मार्जिनली आपको सर्विसेज वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए अलाउ किया गया, अप टू 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर, इतना आप सर्विस दे सकते हो। फिर आपके लिए 10(2) एक नया कॉम्पोजिशन स्कीम लेके आया गया कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 50 लाख्स नहीं है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, नॉट एक्सीडिंग 50 लाख्स, तो आप 6% में कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो एंड यू कैन ऑप्ट टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 6%। उस केस में सर्विसेज भी आप दे सकते हो, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस भी आप दे सकते हो। तो जब सर्विसेज के लिए इतना ओपन किया गया तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी लगा कि चलो थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जाए कि यहां पर आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी नहीं दे सकते। अगर आप इंटरस्टेट सर्विसेज दिए तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। अगर आप कोई भी सप्लाई कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज का जिसमें टैक्स लेविएबल नहीं है, तो बेसिकली सर्विसेज वर्ड को हर जगह ऐड कर दिया गया और कुछ नहीं। सर्विसेज वर्ड को और हर जगह ऐड कर दिया गया रेस्ट्रिक्शन में कि आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों नहीं कर सकते। आप सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स वो भी एंगेज नहीं हो सकते उसमें सप्लाई करने के लिए। यू कैनॉट बी एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। मतलब सर सर्विसेज हर जगह डाल दिया गया जहां पे वो डाला हुआ नहीं था, बिकॉज obviously services के लिए भी composition scheme has been slowly opened, so tend to have to restrict
that if you are engaged in interstate outward supply of services, you cannot opt. If you are engaged in supply of services through e-commerce operator, you cannot opt. And if you are engaged in making supply of services which is not liable to tax, you cannot opt. तो सर्विसेज के लिए भी इक्वल रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होगा. कोई नया तोड़ू अमेंडमेंट नहीं है, सिंपल अमेंडमेंट है, एक बार समझ लेना. ठीक है, ये था हमारा कॉम्पोजिशन स्कीम. थर्ड वाला बहुत ही वेलकम अमेंडमेंट है. मैं तो बहुत खुश हुआ देखो इस अमेंडमेंट के बाद, और मैं गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रिगार्ड्स भी किया कि डेफिनेट ये रिक्वायरमेंट था अमेंडमेंट का. ये अमेंडमेंट है बेसिकली सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजंस में. सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ. कोई भी एक रजिस्टर्ड पर्सन का ऊपर एक टाइम लिमिट हुआ करता था कि अगर उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना है कोई पर्टिकुलर इनवॉइस के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या एक टाइम लिमिट होता था. अगर उस टाइम लिमिट तक आप क्लेम नहीं करोगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप फिर उसके बाद कभी क्लेम नहीं कर सकते. इसका एक ड्यू डेट होता था. वो ड्यू डेट क्या होता था? ड्यू डेट होता था कि आपका वो जो रिटर्न आईटीसी क्लेम करने का ड्यू डेट होता था, इट विल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 डेट्स. दैट इज ड्यू डेट ऑफ सितंबर मंथ्स रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 20th अक्टूबर. सितंबर का रिटर्न का ड्यू डेट है 20 अक्टूबर. और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर. ये आपका ड्यू डेट हुआ करता था फॉर क्लेमिंग आईटीसी. राइट नाउ द थिंग इज, द प्रॉब्लम वाज विथ रिस्पेक्ट टू अ डेबिट नोट. होता क्या था, जैसे मान लो इस साल हमने एक इनवॉइस रेस किया, राइट, और उस इनवॉइस के रिस्पेक्ट में हमने डेबिट नोट अगले साल रेस किया. ठीक है, तो डेबिट नोट हमेशा एक लिंक होता था एक रेलेवेंट इनवॉइस के डेट से. जैसे करंट ईयर में अपने इनवॉइस रेस किए, मान लो जनवरी में हमने इनवॉइस रेस किए, ठीक है, मार्च में एंड हो गया वो ईयर. फिर कमिंग अगस्त में, मतलब उसी नेक्स्ट ईयर का अगस्त में उसने एक डेबिट नोट रेस किया विथ रिस्पेक्ट टू द इनवॉइस विच वाज इश्यूड इन जनवरी. तब इस केस में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, इट यूज्ड टू बी लिंक्ड विद द इनवॉइस व्हिच वाज रिलेटेड टू द ईयर व्हिच इज प्रीवियस ईयर जनवरी. तो सोचो उसका भी क्रेडिट आप सितंबर तक ही ले सकते हो, बिकॉज इनवॉइस यूज्ड टू बी लिंक्ड टू द रेलेवेंट इनवॉइस, जिसको अब फाइनेंस एक्ट 20 ने डीलिंक कर दिया. फाइनेंस एक्ट 20 ने बोला आपको वो इनवॉइस जो डेट है, जो डेबिट नोट जिस रेलेवेंट इनवॉइस के रिस्पेक्ट में इशू हुआ है, वो इनवॉइस का डेट मैटर नहीं करता, मैटर करता है डेबिट नोट का डेट. मतलब सर जो प्रीवियस ईयर में इनवॉइस रेज हुआ है उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर हमने डेबिट नोट करंट ईयर में रेज किया है, तो डेबिट नोट का जो डेट है वो करंट ईयर का माना जाएगा. तो इसका आईटीसी आप नेक्स्ट ईयर तक क्लेम कर सकते हो. पहले क्या था कि इसी साल में आपको, क्योंकि पुराने साल का इनवॉइस आपको इसी साल सारा आईटीसी क्लेम करना पड़ता था, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था रेलिवेंट लॉज में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था रजिस्टर्ड पर्सन लोगों को इसका आईटीसी क्लेम करने के लिए. तो दैट इज अ वेरी वेलकम अमेंडमेंट. एक बार मैं आपको प्रोविजन भी पूरा लिख के दिखाऊं, और यहाँ पे जो अमेंडमेंट है, जो क्रॉस किया गया है, जो डिलीट किया गया है वर्ड जिससे ये अमेंडमेंट प्रपोज हुआ, वो भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूं. तो टाइम लिमिट टू क्लेम आईटीसी पर्टेनिंग टू डेबिट नोट्स सेक्शन 16(4), a registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing return under section 39 for the month of September. मतलब GSTR 3B, अभी तक तो GSTR 3B को रिटर्न माना जा रहा है अंडर सेक्शन 39 for the month of September following the end of the financial year to which such invoice or इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट. देखिए ये सबसे बड़ा एक तरह सा पेन था लॉ में कि इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट. अब ये जो वर्ड है इनवॉइस रिलेटिंग टू सच, इसको डिलीट कर दिया गया फाइनेंस एक्ट 20 ने. फाइनेंस एक्ट 20 होने वाला नहीं, हम वो रेलेवेंट इनवॉइस नहीं करेंगे, बेसिकली डीलिंक ऑफ इनवॉइस को डीलिंक कर दिया गया. पहले वो लिंक था, अब उसको डीलिंग कर दिया गया, हटा दिया गया. तो सोचो फिर से, आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट पर्टेन्स और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज earlier. So the effect of the amendment is that of debit note and date of underlying invoice has been delinked. ये डीलिंक हो चुका है, ये दोनों का जो डेट है डीलिंक हो चुका है. Thus the debit note in respect of invoice can be raised even after 30th September following the end of the financial year which the invoice pertains. मतलब सर पहले तो आपका जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न था उसके बाद आप कर ही नहीं सकते थे, और एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, लेकिन अब आप उसके बाद भी कर सकते हो. इट मींस द रेसिपिएंट कैन अवेल आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड थ्रू डेबिट नोट इवन इफ द सप्लाई पर्टेन्स टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स. मतलब सर डेबिट नोट आपका आज इश्यू हुआ है बट वो प्रीवियस सालों से है, तो
अब क्या होता था, अब सोचो, आप एक और चीज सोचो गाइस, ये तो बहुत बढ़िया है कि 30 सितंबर, अब सोचो अगर आपने इनवॉइस नवंबर मंथ में इशू किया होता, सॉरी नवंबर मंथ में डेबिट नोट इशू किया होता, आपका पुराना साल का इनवॉइस है लेकिन इसका आपने नवंबर मंथ में इस साल डेबिट नोट रेस किया, कोई प्रॉब्लम है क्या? डेबिट नोट इज अ कमर्शियल डॉक्यूमेंट, आप कभी भी रेस कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप डेबिट नोट नवंबर मंथ में रेस किए इस पर्टिकुलर इनवॉइस के साथ, तो इसका तो यार सितंबर मंथ चला गया, इसके बाद आप क्लेम नहीं कर पाओगे क्रेडिट, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का जो भी क्रेडिट नेक्स्ट ईयर के सितंबर मंथ तक ही आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। बट नवंबर में अगर हो गया तो क्या करेंगे, तो गवर्नमेंट ने इसको लिंकेज को ही हटा दिया, गवर्नमेंट ने बोला नहीं, जो नवंबर है वो इसी साल से आप क्रेडिट क्लेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लिंकेज जो है उसको डीलिंग कर दिया गया। तो सेक्शन 16(4) इज अ वेलकम अमेंडमेंट है, इनवॉइस रिलेटिंग टू सच वाला जो पॉइंट है उसको डिलीट कर दिया गया है। नाउ इट मींस रेसिपिएंट आराम से वो डेबिट नोट के रिस्पेक्ट में जो रेसिपिएंट को इशू है वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा, इवन अगर वो सप्लाई पुराने सालों का है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस। ये अमेंडमेंट आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। टाइम लिमिट टू क्लेम आईटीसी फॉर डेबिट नोट हैज बीन चेंज्ड। रेलिवेंट इनवॉइस आपको नहीं देखना है। नेक्स्ट अमेंडमेंट है रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक में, नेक्स्ट अमेंडमेंट है रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक में, एंड द पॉइंट इज कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 29(1). बहुत आराम से समझना सर। Voluntary cancellation of registration can be made by a registered person who wishes to go for cancellation of registration on account of various reasons. आप अगर चाहे तो आपका बिजनेस अगर डिसकंटिन्यूड हो गया, आपका बिजनेस फुली ट्रांसफर हो गया क्योंकि प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, आपका बिजनेस या आपका कंपनी जो है अमेलगमेट हो गया विद अनदर एंटिटी, डीमर्जर हो गया, तो ये सब कारण है जिसमें आप वॉलंटरी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो गया फर्म का, या फिर आप कोई एक ऐसे टैक्सेबल पर्सन हो जो अब रजिस्टर्ड के लिए लायबल ही नहीं हो जीएसटी में, यू आर नो मोर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, बट यू शुड नॉट बी अ वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन। ये लॉ में लिखा हुआ था, यू शुड नॉट बी अ वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप वॉलंटरीली जीएसटी में रजिस्टर्ड लियो तब फिर आपको कैंसिलेशन अपने आप से अप्लाई करने का कोई राइट नहीं है, ऐसा प्रोविजन जीएसटी लॉ में था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इफ यू आर अ वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन हु अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन वॉलंटरीली अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3, यू कैन नॉट गो फॉर कैंसिलेशन ऑन योर ओन एप्लीकेशन। पहले ये प्रोविजन था, पहले टैक्सेबल पर्सन, देखो इफ यू कैन सी एक बार पूरा रीड करते हैं। द प्रॉपर ऑफिसर मे आइदर ऑन हिज ओन मोशन और ऑन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन और बाय लीगल हेयर्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच पर्सन कैंसिल the registration in such manner within such period as may prescribed, having regard to the circumstances where the business has been discontinued, transferred fully for any reason including death of the proprietor, amalgamated with other legal entity, demerged or otherwise, ये सब same है, or there is any change in constitution of the business, or taxable person other than person registered under section 20 subsection 3 of section 25 is no longer liable to be registered under section 22 to 24 को डिलीट कर दिया गया है। ये थर्ड वाला पॉइंट को डिलीट कर दिया गया और इसके बदले जो पॉइंट आया वो यही पॉइंट बोलता है कि कोई भी टैक्सेबल पर्सन अगर वो नो मोर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, या फिर वो अब वॉलेंट्री रजिस्टर्ड नहीं रहना चाहता, ही वांट्स टू ऑप्ट आउट ऑफ दैट रजिस्ट्रेशन व्हिच इज हैज टेकन वॉलेंट्री, तो भी वो अपने आप कैंसिलेशन अप्लाई कर सकता है। पहले लॉ मेकर उसको अलाउ नहीं करता था, तो वॉलेंट्री रजिस्टर्ड जो होते थे ना वो ये सोचते थे यार अगर हम वॉलेंट्री हो गए तो फिर हम कैंसिलेशन अपने आप नहीं करा पाएंगे, विच इज अ वेरी वेरी वियर्ड प्रोविजन। तो इसका प्रैक्टिकल डिफिकल्टी गवर्नमेंट को लगा एंड डेफिनेटली इन्होंने एक चेंज किया फाइनेंस एक्ट 20 में। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस इतना याद रखो, द टैक्सेबल पर्सन इज नो मोर लायबल टू बी रजिस्टर्ड इन 2024 और intends to opt out of the registration which was voluntarily made under section 25(3). तो अब इसका implication क्या हुआ, that voluntary registration can be, that person who has taken voluntary registration can be cancelled by the proper officer or on application by the registered person or his legal heir। मतलब ये अलाउ कर दिया गया कि रजिस्टर्ड पर्सन भी एप्लीकेशन करके कैंसिलेशन करवा सकता है इवन दो अगर वो वॉलंटरी रजिस्टर्ड है। दैट्स इट, ठीक है। तो एक छोटा सा अमेंडमेंट कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो अभी तक अपने यूनियन टेरिटरी पढ़े, कॉम्पोजिशन स्कीम का रेस्ट्रिक्शन में सर्विस ऐड हो गया, टाइम लिमिट ऑफ आईटीसी में लिंकेज खत्म कर दिया, डेबिट नोट का पुराने साल के इनवॉइसेस से, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन में जो वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन है उनको भी अब क्या कर दिया गया, दे आर नो मोर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, उनको भी ऑप्ट आउट का एक बेनिफिट मिल गया, मतलब जो वॉलंटरी रजिस्टर्ड है वो भी ऑप्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट
सर रेवोकेशन अगर आपको करना है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का अंडर सेक्शन 30 सबसेक्शन 1, तो सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 बोलता है कि जिस दिन आपका ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन आया रजिस्ट्रेशन का, जिस दिन आपको मिला, आपको 30 डेज के अंदर अंदर आपको रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा। 30 डेज के अंदर अंदर आपको रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ऐसा प्रोविजन हुआ करता था। चलो एक बार देखते हैं। Subject to such conditions as may be prescribed any registered person whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion। और आपको याद होगा किस किस कारण से प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन। इफ ही इज नॉट कमेंस बिजनेस विद इन 6 months, इफ ही हैज फेल्ड टू फाइल रिटर्न्स फॉर कंजिक्यूटिव टैक्स पीरियड्स, याद है आपको, कंजिक्यूटिव टैक्स पीरियड्स तक वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, ही इज नॉट supplying the goods from his declared place of business, he has violated rule 10A furnishing bank account details, उस केस में भी वो रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिल हो सकता है। तो बहुत सारे कारण से अगर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन चाहे तो ही मे अप्लाई टू सच ऑफिसर फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। अब वो रेवोकेशन करने के लिए बोल सकता है इन द मैनर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ द ऑर्डर। बस अमेंडमेंट क्या है सर, अमेंडमेंट बताइए। अमेंडमेंट कैसे है कि जो 30 दिन का मोहलत है ना, रजिस्टर्ड पर्सन को इसको बहुत कम लग रहा था। रजिस्टर्ड पर्सन बोला यार 30 दिन में हम कैसे अप्लाई करेंगे रेवोकेशन के लिए, हमें इतना डिटेल्स इतना सब कुछ इनकॉर्पोरेट करके एप्लीकेशन में डालना पड़ता है, तो सर थोड़ा एक्सटेंशन दो। 30 दिन इज बहुत मिनिमल, कैसे रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन करें। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, आप जुडिशनल ऑफिसर को अलाउ किया गया कि अगर आपको लग रहा है कि ये रजिस्ट्रेशन का जो रेवोकेशन मांग रहा है, अगर एक गुड रीजन है इसका मांगना, तो आप इस 30 डेज को बढ़ा सकते हो, आप इस 30 डेज का टाइम लिमिट को बढ़ा सकते हैं। लॉ मेकर ने अलाउ कर दिया, तो यहां पर ये वाला प्रोविजन ऐड हो गया, प्रोवाइडेड दैट सच पीरियड मे ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, सच पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब 30 दिन को एक्सटेंड किया जा सकता है बाय द एडिशनल कमिश्नर और द जॉइंट कमिश्नर एज द केस में बी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। मतलब मैक्सिमम अगर एक्सटेंड होगा तो अनदर 30 डेज तक ही एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन किसका अप्रूवल लगेगा, एडिशनल कमिश्नर का या जॉइंट कमिश्नर का, राइट। एडिशनल कमिश्नर का अप्रूवल लगेगा या जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल लगेगा, मैक्सिमम 30 डेज तक और ये एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन सर ऐसा लग रहा है यार 30 दिन भी बहुत कम है या 30 दिन का पीरियड एक्सपायर हो गया, तो फिर आपको जाना पड़ेगा उनके सीनियर के पास जो है कमिश्नर चाहे फॉर अ फर्दर पीरियड, ध्यान रखिए, फॉर अ फर्दर पीरियड अगेन नॉट एक्सीडिंग 30 डेज बियॉन्ड द पीरियड स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए। मतलब पहला 30 डेज एक्सटेंशन मैक्सिमम दे सकता है कौन, एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर, उसके बाद फर्दर 30 डेज का एक्सटेंशन मैक्सिमम दे सकता है कमिश्नर, बस और कोई एक्सटेंशन नहीं। तो 30 + 30 + 30 याद रहेगा। तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, फिर उसके बाद प्रोवाइडेड एट सच पीरियड मे ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बी एक्सटेंडेड बाय द एडिशनल कमिश्नर और द जॉइंट कमिश्नर एज द केस मे बी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, और बाई कमिश्नर फॉर अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग, देखिए इंपॉर्टेंट है फर्दर पीरियड और आगे का पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज आफ्टर द पीरियड ऑफ दैट क्लॉज ए। मतलब 30 डेज से एक्सटेंशन के बाद फर्दर 30 डेज चाहिए तो कमिश्नर के पास जा सकते हो। तो जुडिशनल ऑफिसर को अलाउ कर दिया गया टाइम लिमिट एक्सटेंड करने के लिए फॉर एप्लीकेशन, फॉर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 30। तो सेक्शन 29 में एक चेंज है, सेक्शन 30 में एक चेंज है। अब नेक्स्ट आते हैं टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस सेक्शन 31(1) में, टैक्स इनवॉइस सेक्शन 31(1) में क्या है, चलो समझते हैं। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज और सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफिकेशन के थ्रू काउंसिल के रिकमेंडेशन के बाद नोटिफाई करेगी कौन कौन सा सर्विसेज है या कौन कौन सा सप्लाईज है जिसमें टैक्स इनवॉइस एक प्रिस्क्राइब टाइम में इशू होगा और एक प्रिस्क्राइब मैनर में इशू होगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन मेंशन देयरइन, स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी अदर डॉक्यूमेंट issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice। गवर्नमेंट क्या करेगी, टाइम टू टाइम कोई भी अदर डॉक्यूमेंट को भी एक टैक्स इनवॉइस डीम कर सकती है, या फिर ऐसा भी सिचुएशन बोल सकती है कि जहां पे टैक्स इनवॉइस इशू नहीं भी रिक्वायर्ड है, जहां पे टैक्स इनवॉइस इशूड नहीं भी रिक्वायर्ड। दस नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नाउ इवन प्रिस्क्राइब अ डिफरेंट टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइसेस फॉर सच कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज एज मे बी नोटिफाइड। मतलब सर्विसेज के लिए कुछ डिफरेंट टाइम लिमिट भी हो सकता है, कुछ नोटिफाइड सर्विसेज के लिए डिफरेंट टाइम लिमिट ऑफ इनवॉइस भी हो सकता है, वो अभी तक नोटिफाई की नहीं है, करेगी। फिर उसके बाद
ऑल्टरनेटिवली टैक्स इनवॉइस की जगह कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट को भी डीम्ड कर दिया जा सकता है टैक्स इनवॉइस, या कुछ केसेस में टैक्स इनवॉइस को इशू भी नहीं किया जा सकता है। इट में ऑल्सो बी एम्पावर्ड, यानी गवर्नमेंट परमिशन लेके रखा है, गवर्नमेंट लॉ में पावर लेके रखा है कि टाइम टू टाइम वो नोटिफाई कर सकता है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। क्लियर हुआ? तो बहुत ज्यादा बड़ा अमेंडमेंट नहीं है, सिंपल सा एक नोटिफिकेशन आया, एक पावर आया है जो कि फ्यूचर में एक्सरसाइज किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पेमेंट ऑफ टैक्स में टीडीएस सर्टिफिकेट। ये अमेंडमेंट सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट नहीं है, मैं अदर स्टूडेंट सीएमए सीएस के लिए बात कर रहा हूं। देखिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर्स, कुछ कुछ पोर्शन सीए में नहीं है बट सीएमए सीएस में है, कुछ कुछ पोर्शन सी है, बाद बाकी सब चीज ऑलमोस्ट सेम ही है। ये टीडीएस वाला प्रोविजन मेरे को याद आया तो मैंने बता दिया। सीए स्टूडेंट्स आपको ये बस ये वाला जो टीडीएस सर्टिफिकेट वाला प्रोविजन आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, बाकी सबके लिए रेलिवेंट है। टीडीएस सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट को ओमिट कर दिया गया है। बहुत अच्छा काम किया। एक बहुत बड़ा टीडीएस टास्क होता था कि जो टीडीएस काटा है उसको टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आता, अगर मैंने टीडीएस काटा है तो मैंने अपना रिटर्न फाइल किया ना, मैंने रिटर्न फाइल किया है जीएसटीआर 7 में, और जीएसटीआर 7 में मैंने बताया है कि मैंने इसके इनकम मैंने इसको पेमेंट में इतना टीडीएस काटा है, बताया है मैंने उसको, मैंने रिटर्न में फर्निश किया। तो क्या वो सफिशिएंट नहीं है जिसके बेसिस पे वो अपना क्रेडिट क्लेम कर सकता है? बिल्कुल सफिशिएंट है। तो व्हाई द एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट? सो दैट इज अ गवर्नमेंट ने टीडीएस सर्टिफिकेट का ऐसे ही जीएसटी इनकम टैक्स में कम है क्या टीडीएस का जमेला, तो जीएसटी में भी आप लेकर आ रहे हो। तो गवर्नमेंट ने इसको एकदम भी डिलीट कर दिया फाइनेंस एक्ट 20 से। अब नो मोर टीडीएस सर्टिफिकेट। पहले प्रोविजन होता था सेक्शन 51(3) में, द डिडक्टर शैल फर्निश टू द डिडक्टर सर्टिफिकेट मेंशनिंग देयर इन द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, रेट ऑफ डिडक्शन, अमाउंट डिडक्टेड, अमाउंट पेड एंड सच अदर पर्टिकुलर्स। बिल्कुल डिलीट। अ सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स शैल बी इशूड इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इस चीज को इन्होंने इस तरीके से रिवर्ट कर दिया कि अगर फ्यूचर में कोई टैक्स डिडक्शन एट टीडीएस का सर्टिफिकेट आएगा तो एक प्रिस्क्राइब मैनर पे गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, वो मैनर अभी भी प्रिस्क्राइब नहीं है। इन शॉर्ट इट मींस द डिडक्टी कैन टेक क्रेडिट ऑफ टीडीएस ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल्स ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एंड इट इज अपलोडेड बाय द डिडक्टर अंडर 39(3). मतलब जो टीडीएस डिडक्टर अपना रिटर्न फाइल करता है उसी के बेसिस पे डिडक्टी अपना क्रेडिट ले सकता है। और आपको पता है जो डिटेल्स आर अवेलेबल इन द जीएसटीआर 7 रिटर्न फाइल्ड बाय द डिडक्टर विल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन जीएसटीआर 2A। जब जीएसटीआर 2A दिखता है, रेसिपिएंट को दिखता है 2A, इट्स फॉर शो पर्पस, उसमें उसको दिख जाता है कि कितने टीडीएस डिडक्टर ने उसको पेमेंट में टीडीएस काटा है, और टीडीएस डिडक्टर के डिटेल्स में दिख जाता है, उसके 2A में ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। तो दिस इज सफिशिएंट टू टेक क्रेडिट। व्हाई टू एडिशनली गो फॉर टीडीएस सर्टिफिकेट? तो टीडीएस सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। Hence, any further certificate is not required. Just रिटर्न के माध्यम से क्रॉस टैली हो गया, क्रॉस वेरीफाई हो गया, 2A में दिख गया तो बस हो गया, आपको अपना टीडीएस क्रेडिट क्लेम करने का पूरा हक है। अब सर इसके ऊपर एक प्रोविजन भी था कि अगर आप टीडीएस सर्टिफिकेट लेट से इशू करते हो तो उसके ऊपर एक लेट फी होता था, तो ये प्रोविजन में डिलीट हो गया क्योंकि जब टीडीएस सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट ही नहीं है तब ये क्या चीज का रिक्वायरमेंट है? तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लेट फी, जो पहले 100 रुपीज पर डे होता था आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 days अंटिल द फिलेज एक्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5000। ये जो प्रोविजन है मैंने लिखा जानबूझ के ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा प्रोविजन भी था, इसको बाद में डिलीट कर दिया गया। ठीक है, फाइनेंस एक्ट 20 ने इसको डिलीट कर दिया। तो लेट फी ऑन फर्निशिंग टीडीएस सर्टिफिकेट, अब कोई टीडीएस सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेट फी भी नहीं है, टीडीएस सर्टिफिकेट भी नहीं है। फिनिश्ड? ओके सर। नेक्स्ट, फिर एक सेक्शन हुआ करता है, ऑल्दो इतना रेलिवेंट नहीं है, खाली बार सुन लो। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी। गाइज इफ यू रिमेंबर, हम लोग ने स्टार्टिंग में जब जीएसटी आपको पढ़ाया था और आपको काफी ऑर्डर्स के बारे में बताया जाता है कि आरओडी, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर, रिमूवल डिफिकल्टी ऑर्डर 2, ऐसे बहुत सारे रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इशू कर सकता है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इशू कर सकता है। सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज? क्या होता है जब लॉ बनता है ना, तो लॉ के कुछ कुछ प्रोविजंस का प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हमें बाद में पता चलता है गवर्नमेंट को, जब वो एक्चुअली प्रोविजन इंप्लीमेंट हो रहा है। तो कुछ डिफिकल्टी आ सकती है एक प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने के लिए जो प्रैक्टिकली ही पता चलेगा। तो क्या होता है, एक्ट में गवर्नमेंट पावर लेके रखा था कि गवर्नमेंट जब से सीजीएसटी एक्ट आएगा वहां से 3 साल तक, जब से सीजीएसटी आएगा वहां से 3 साल तक, विद इन 3 years गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी टाइम पे रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर इश्यू करके दे कैन रिमूव ऑल द डिफेक्ट्स विच मे अराइज बिकॉज ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन। उसके लिए अगर उनको कुछ भी तरीके से क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट लाना पड़े तो वो लेकर आएंगे।
बट ये टाइम लिमिट खाली 3 साल था। अब देखिए 1 साल तो आपको पता ही है, लास्ट 1 डेढ़ साल तो कोविड में पूरा वेस्ट हो गया, तो गवर्नमेंट ने इसको प्रॉपरली जुडिशियली यूज नहीं कर पाया, तो इन्होंने क्या किया, 3 इयर्स को टाइम लिमिट बढ़ा के 5 इयर्स कर दिया। ये सारे एक्ट में, सीजीएसटी में, आईजीएसटी में, यूटीजीएसटी में, सारे एक्ट में इसका सेक्शन है। ये तो मैंने खाली आपको सेक्शन 172 बताया, ये सीजीएसटी एक्ट में मेंशन्ड है। वैसे ही आईजीएसटी एक्ट में भी मेंशन्ड है, यूटीजीएसटी एक्ट में मेंशन्ड है। इनफैक्ट जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 जो कि अलाउ करता है सेस कलेक्ट करने के लिए, ताकि वो सिन गुड्स में सेस कलेक्ट करके गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पनसेट कर सके फॉर द लॉस इन जीएसटी रेवेन्यू। तो ये एक्ट्स में, सारे के सारे एक्ट्स में ये सिमिलर चेंज किया गया, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर 3 ईयर से टाइम लिमिट कर दिया गया 5 इयर्स, और कुछ नहीं है। तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं। 3 साल से 5 साल कर दिया, मतलब अब 5 साल फ्रॉम द, मतलब 2018, 19, 20, 2022 तक गवर्नमेंट के पास पावर है, वो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर रिलीज कर सकता है। If any difficulty arises in giving effect to any provision of this act, the government may, on the recommendation of the council, by a general or a special order published in the official gazette, make such provisions not inconsistent, very important, आप कोई एक्ट के अगेंस्ट कोई प्रोविजन नहीं बना सकते, आप वही बनाओ जो एक्ट के कंसिस्टेंट में है। They may make such provisions which is not inconsistent with the provisions of this act or the rules or regulations made thereafter as may be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty, provided that no such order shall be made after the expiry of 5 years। 5 साल के बाद ये ऑर्डर नहीं हो सकता, पहले ये 3 साल था, तो 5 years from the date of the commencement of this act आप इसको ऑर्डर को रिलीज नहीं कर पाएंगे। और सिमिलर अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन आईजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट एंड जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट। तो एक रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर का प्रोविजन सेक्शन 172 में इंसर्ट किया गया। नेक्स्ट का शेड्यूल 2 में एक छोटा सा रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आया। पता है रेट्रोस्पेक्टिव समझ गया आप, 1 जुलाई 2017 से इसको एप्लीकेबल किया गया और ये रिक्वायरमेंट भी था। अगर आपको याद है शेड्यूल 2 में अपने एक टॉपिक पढ़े थे, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। इसको आप सप्लाई ऑफ गुड्स भी मानते हो, कुछ कुछ जगह आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी मानते हो। हम बात कर रहे हैं कौन कौन सा एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। इसमें अपने ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट में एक प्रोविजन पढ़े थे। एक तो क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट है, यहां पर एक वर्ड था वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन, मतलब ये बोलता था कि इन दिस सेक्शन यूज्ड टू मेंशन दैट ट्रांसफर ऑफ एनी गुड्स विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस, अगर वो किसी पर्सन के डायरेक्शन में ट्रांसफर हुआ है हु इज बेसिकली कैरिंग ऑन द बिजनेस, वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन, मतलब चाहे वो फ्री में हो चाहे फ्री के विदाउट फ्री हो, तो ये वाला जो पार्ट है इसको डिलीट कर दिया गया कि वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन नहीं है, ये पार्ट डिलीट हो गया। ये फर्स्ट पार्ट से भी डिलीट हो गया। सेकेंड पार्ट में भी गाइज इसका एक तो पर्पस था कि अगर आप चेंज इन यूज कर रहे हो, आप कोई चेंज इन यूज कर रहे हो, बिजनेस यूज से आप कोई असेट को प्राइवेट यूज में दे रहे हो किसी को भी, तो एक सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता था। यहां पे भी एक ये क्लॉज था वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन। सो दिस वेदर और नॉट कंसिडरेशन हैज बीन डिलीटेड। ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था कि चाहे कंसिडरेशन के बिना कंसिडरेशन के साथ, ऐसा कैसे हो सकता है। सिर्फ कंसिडरेशन के बिना अगर कुछ होगा और सप्लाई माना जाएगा तो शेड्यूल 1 ही बोलेगा, शेड्यूल 2 के पास पावर नहीं है। शेड्यूल 2 हमेशा बोलेगा कि तुम सप्लाई ऑफ गुड्स हो कि सप्लाई ऑफ सर्विस, और कुछ नहीं बोल सकता शेड्यूल 2। खाली गुड्स और सर्विस के बीच में जो डिस्टिंक्शन है, जो गुड्स एंड सर्विस के बीच में जो एक प्राइमरी डिस्टिंक्शन करना है, वो चीज शेड्यूल 2 करता है। शेड्यूल 2 कभी भी इसमें जाएगा ही नहीं कि कंसिडरेशन हो सकता है कि कंसिडरेशन नहीं हो सकता। तो दिस वाज अगेंस्ट द इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर, तो ये वर्ड को डिलीट किया गया वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, तो शेड्यूल 2 में जो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स वाला पार्ट था, राइट, उसमें अपने वेदर नॉट फॉर कंसिडरेशन को डिलीट कर दिया गया, और कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है, बाद बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कुछ भी नया अमेंडमेंट ज्यादा नहीं है जीएसटी में पढ़ने के लिए। आप लोग इतना टेंशन ले रहे थे, देखो फाइनेंस एक्ट 20 का सारा जीएसटी का अमेंडमेंट्स मैंने खत्म भी करा दिया, जितना इंटरमीडिएट सिलेबस के लिए। एंड ट्रस्ट में गाइस, फाइनल स्टूडेंट्स के लिए भी मैक्सिमम मुझे याद आ रहा है, थोड़ा ऑफेंसेस में, थोड़ा पनिशमेंट में और ट्रांजिशनल प्रोविजन में 3-4 सेक्शन और है, बाद बाकी फाइनल स्टूडेंट्स के लिए भी अमेंडमेंट्स इतना ही है, ज्यादा अमेंडमेंट्स है ही नहीं फाइनेंस एक्ट 20 में जीएसटी में। तो जीएसटी में फाइनेंस एक्ट 20 का कोई अमेंडमेंट अपने को यहाँ पे नहीं पढ़ना, मैं फाइनेंस एक्ट 20 का बात कर रहा हूँ। फाइनेंस एक्ट 20 में जितना अमेंडमेंट्स था मैंने अलग से स्पेसिफिकली आपसे पूरा प्रॉपर वे में आपको समझा दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये रहा हमारा फाइनेंस एक्ट 20 का अमेंडमेंट्स।
अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करने जा रहे हैं जहां पे हम आपको पढ़ाएगा कि क्या क्या सर्कुलर्स इशू हुआ है 1 अप्रैल से 30 नवंबर के बीच में, क्या क्या नोटिफिकेशन इशू हुआ है। तो वो भी बहुत ईजी है गाइस, बहुत ईजी है। क्या क्या नोटिफिकेशन इशू है, क्या क्या सर्कुलर इशू हुआ है, ये भी बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला। तो गाइस एक एक करके चलते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशंस, क्या क्या सर्कुलर्स एक्स्ट्रा इशू है जीएसटी लॉ में, तो वो अपने को समझ में आ जाएगा। तो पहला अपना आता है टैक्स इनवॉइस का चैप्टर, पहला आता है अपना टैक्स इनवॉइस का चैप्टर। एक नोटिफिकेशन के थ्रू सीबीआईसी को पावर दिया गया कि वो एचएसएन डिजिट्स को नोटिफाई करवा सकती है। मतलब सीबीआईसी ने एक पावर लिया कि दे बे माई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ एचएसएन कोड फॉर गुड्स और सर्विसेज दैट आर रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू मेंशन। यानी सर नोटिफिकेशन के थ्रू पावर ले लिया गया कि कभी भी सीबीआईसी चाहे, ऑब्वियसली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, वो एचएसएन डिजिट्स के रिस्पेक्ट में कौन किस रजिस्टर्ड पर्सन को कितना एचएसएन डिजिट्स इनवॉइस में मेंशन करना है, इसके बारे में सीबीआईसी रिकमेंड कर सकती है, आई मीन नोटिफाई कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, या क्लास ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर विच स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ एचएसएन कोड शैल बी रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड बाय ऑल द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स। मतलब ये बोलना गया कि कोई एक स्पेसिफाइड सप्लाईज ऑफ गुड्स के लिए कोई स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एचएसएन डिजिट्स बोला जा सकता है कि वो सारे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को वो एचएसएन कोड पूरा का पूरा मेंशन करना पड़ेगा या फिर स्पेसिफाइड डिजिट्स मेंशन करना पड़ेगा। And the class of registered persons that would not be required to mention the HSN code, ये भी वो स्पेसिफाई कर सकती है कि वो कौन कौन से लोग हैं जो रजिस्टर्ड लोग हैं जिनको एचएसएन कोड मेंशन नहीं करना अपने टैक्स इनवॉइसेस में। तो बेसिकली एक तरह का एनेबलिंग प्रोविजन है, एक पावर प्रोविजन है जो पावर देता है सीबीआईसी को कि वो ये सब कुछ कर सकती है। तो देखो जब पावर लिया जाता है ना तो डेफिनेटली उसका एक पर्पस रहता है कि अगर उसमें कोई चेंजेस लाना है तो डेफिनेटली देखो ये चेंजेस लाने के लिए एक्ट बदलना पड़ता, बट एक्ट में बदलने में बहुत टाइम है, आपको फाइनेंस एक्ट बिल तक वेट करना पड़ेगा। तो आप नोटिफिकेशन इशू करवा के पावर लेकर फिर उसके बाद पावर लेने के बाद जब वो नोटिफिकेशन एक्ट से सप्लीमेंट हो गया उसके बाद आप एडिशनल नोटिफिकेशन लेके आ सकते हो। तो दिस इज द वे गवर्नमेंट इज मेकिंग द चेंजेस इन द लॉ। ठीक है, तो पावर ले लिया गया एचएसएन डिजिट्स नोटिफाई करने का। अब 1 अप्रैल 21 से, आई रिपीट 1 अप्रैल 21 से कितना एचएसएन डिजिट्स आपको टैक्स इनवॉइस में मेंशन, देखो ये एप्लीकेबल कब हुआ, ये 1 अप्रैल 2021 से, उसके पहले से पुराना जो प्रोविजन है वही एप्लीकेबल होने वाला, नया प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। तो नया प्रोविजन बोलता है कि अगर आपका पुराने साल में एग्रीगेट टर्नओवर वाज नॉट मोर देन 5 करोड़, बहुत ध्यान से, आपका पुराने साल में एग्रीगेट टर्नओवर वाज नॉट मोर देन 5 करोड़, यानी सबको जिनका भी टर्नओवर पिछले साल में 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है उनको 4 डिजिट ऑफ एचएसएन कोड मेंशन करना पड़ेगा इनवॉइस में। सर अगर आपको याद होगा 1.5 करोड़ तक जिनका एग्रीगेट टर्नओवर होता था वो नील डिजिट्स एचएसएन कोड मेंशन करते थे, लेकिन अब वो लोग भी आ गए हैं एचएसएन कोड में, उनको भी 4 डिजिट एचएसएन कोड मेंशन करना पड़ेगा। और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनको 6 डिजिट्स, ओ माय गॉड 6 तो कभी था ही नहीं, 6 डिजिट्स एचएसएन कोड मेंशन करना पड़ेगा माय दोस्त, 6 डिजिट्स। ये एप्लीकेबल कब से हैं, ऑल्दो नोटिफिकेशन आ गया 15 अक्टूबर, बट ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2021 से। अब इसमें गवर्नमेंट ने एक और बात बोला, गवर्नमेंट ने बोला जिनका रजिस्टर्ड पर्सन का टर्नओवर 5 करोड़ तक है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, अगर वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो इन दैट केस दे मे नॉट मेंशन एनी एचएसएन डिजिट कोड। सर क्यों करवाएंगे, अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो तो कुछ करने वाले नहीं है, उसका कोई आईटीसी का झमेला ही नहीं है, उसके लिए हाँ अगर आप ये वाले सीन में अगर आप अप टू 5 करोड़ में हो, आप in the preceding you may not mention the number of digits of HSN code in a tax invoice issued by him in respect of supplies made to unregistered person। तो अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसका पिछले साल में एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो इन दैट केस उसको एचएसएन डिजिट्स मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द टैक्स इनवॉइस जो वो इशू करता है अनरजिस्टर्ड पर्सन को। देखिए अगर रजिस्टर्ड पर्सन को इशू किया तब तो 4 डिजिट देना ही है, और 5 करोड़ से ज्यादा है तो अनरजिस्टर्ड को भी देना है और रजिस्टर्ड को भी देना। ध्यान से सुनिए, 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो फिर ये वाला एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं है,
तब तो आप अनरजिस्टर्ड को भी दोगे HSN डिजिट मेंशन करके, और रजिस्टर्ड को तो देना ही है HSN डिजिट मेंशन करके। लेकिन पिछले साल आपका 5 करोड़ तक का एग्रीगेट टर्नओवर है, तो आपको HSN डिजिट खाली 4 डिजिट मेंशन करना है, वो भी कब, जब आप खाली रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो। अनरजिस्टर्ड को दे रहे हो तो आपको देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल होगा, उसके पहले नहीं। मैनर ऑफ फर्निशिंग, अब आ गया थोड़ा सा रिटर्न के बारे में। मैनर ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न और डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज बाय SMS फैसिलिटी। सर वाह, क्या सोचे थे हम लोग कि SMS करके आप रिटर्न फाइल करोगे, आप SMS करोगे, ठीक है। एक होता था ना पहले, कौन में पति आता था, आंसर देगा तो अवार्ड जीतेगा। अभी SMS करोगे तो रिटर्न फाइल होगा ठीक है। बट गाइज डू नॉट वरी, ये हर कोई लोग नहीं कर सकता है। जिनका कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं था, एक मंथ में हो सकता है ना मेरा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, मेरा कोई भी बिजनेस नहीं हुआ, मेरा नील रिटर्न है, नील रिटर्न। तो पहले नील रिटर्न का भी कॉन्सेप्ट था, आपको GST में नील रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, एक काम करते हैं, जिनका भी नील रिटर्न है, नील रिटर्न मतलब समझ गए, नील ट्रांजैक्शन मतलब सर रिटर्न में जितने टेबल्स होते हैं भरने के लिए, आपका कोई भी भरने लायक टेबल नहीं है, आपका कोई भी फिगर बताने लायक नहीं है, आपको बोलना ही नहीं है, कोई फिगर ही नहीं है आपका। You don't have any details to give for a particular tax period, it can happen. तो इन दैट केस आप एक नील रिटर्न हो गया। फिर जो नील रिटर्न है, गवर्नमेंट ने बोला कि आप SMS से भी वो फाइल कर सकते हो। यू कैन फाइल योर रिटर्न थ्रू अ SMS ऑल्सो, राइट, एंड यूजिंग OTP, वन टाइम पासवर्ड फैसिलिटी। आपके पास OTP आएगा, आप सेंड करोगे, OTP आएगा, वेरीफाई करोगे, आप कैसे आपका रिटर्न ऑटोमेटिकली फाइल हो जाएगा। तो बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए यू कैन फाइल रिटर्न और डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, मतलब GSTR 1 के बारे में भी बोल दिया, GSTR 3B के बारे में भी बोल दिया, ठीक है। और कॉम्पोजिशन स्कीम अगर आपको याद होगा, क्वार्टरली आपको CMP 8 भी फाइल करना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ये इसके लिए भी, तीनों के लिए बात किया कि अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ नील रिटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका रिक्वायरमेंट नील रिटर्न का अंडर सेक्शन 39 इन GSTR 3B, और नील डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, मतलब कोई सेल्स ही नहीं है, कोई आउटवर्ड सप्लाई ही नहीं है, कुछ नहीं है, अंडर सेक्शन 31 इन फॉर्म GSTR 1, और अ नील स्टेटमेंट इन फॉर्म CMP 8, कुछ भी आपका कंपोजिशन स्कीम में कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। तो आप एक नील स्टेटमेंट भी फाइल कर सकते हो, नील रिटर्न भी फाइल कर सकते हो, नील आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स भी फाइल कर सकते हो GSTR 1 में, CMP 8 में और GSTR 3B में। फॉर अ टैक्स पीरियड एनी रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक फर्निशिंग शैल इंक्लूड, यहां पे बोला गया कि जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग बोल रहा है वो इंक्लूड करेगा फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न और द डिटेल्स थ्रू SMS short message service using your registered mobile number, and the said return or the details of outward supply shall be verified by a registered mobile number based one time password facility। बेसिकली आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपका GSTN से लिंक्ड है, आप उससे मैसेज करोगे, कुछ भी प्रिस्क्राइब जो आपको बोलना है, वो रूल्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, वो अपने को एग्जाम पर्पस के लिए लर्न नहीं करना, बस इतना समझना है कि SMS करना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, और फिर वो आपका रिटर्न वेरीफाई होगा बाय OTP जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। वो OTP आप सबमिट कर दो, आपका रिटर्न ऑटोमेटिकली फाइल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एनेबलिंग प्रोविजन आया SMS के थ्रू रिटर्न फाइल करना फॉर नील रिटर्न्स। अब ये नील रिटर्न क्या है, ये नील डिटेल्स क्या है, ये नील स्टेटमेंट क्या है, इसका मतलब फॉर अ टैक्स पीरियड दैट हैज नील or no entry in all the tables in GSTR 3B, in GSTR 1 और CMP 8, कोई भी एंट्री नहीं है, कोई भी टेबल्स में कुछ भरना नहीं है, जीरो एंट्री है, कहीं पे भी कुछ भरना नहीं है, तभी ये नील रिटर्न होगा। अब आप बोलोगे सर हमने एग्जाम सप्लाई किया है, सप्लाई तो किया, एग्जाम सप्लाई किया, टैक्स पेबल नहीं है, तो क्या नील रिटर्न होगा? आंसर इज नो, वो नील रिटर्न नहीं है, तब आपको नॉर्मल वे में इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ेगा। SMS खाली उनके लिए जिनका 0 रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ है, 0 रुपया का परचेज हुआ है, कुछ भी इन्होंने कोई टेबल भरने लायक है ही नहीं उस रिटर्न में, क्योंकि सर रिटर्न में पता है आपको एग्जाम सप्लाई, नॉन GST सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, रिवर्स चार्ज सप्लाई, हर एक चीज का डिटेल्स मांगता है। तो ये बोल दिया कोई एंट्री आपको नहीं करने की रिक्वायरमेंट है कोई टेबल्स में, तभी जाके वो नील रिटर्न के डेफिनेशन में आएगा, वरना वो नील रिटर्न के डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो SMS वाला चीज याद रखना फॉर नील रिटर्न्स, GSTR 1 के लिए भी, GSTR 3B के लिए भी और CMP 8 के लिए भी। पहले क्या किया इन्होंने, पहले GSTR 1 के लिए किया, फिर धीरे धीरे 3B के लिए भी किया, फिर धीरे धीरे CMP, 3 बार चेंज हुआ है। ये लेटेस्ट जो पोजीशन है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपका नोटिफिकेशन आया था 15 अक्टूबर 2020 में। नेक्स्ट
बहुत सिंपल है। जीएसटी ऑडिट, जैसे आपको बताया कोविड पीरियड में बहुत रिलैक्सेशन कंप्लायंसेस के में दिया गया जीएसटी में, तो जीएसटी ऑडिट का भी जो रिक्वायरमेंट है दैट हैज बीन एग्जेम्प्टेड फॉर टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़। पहले 17, 18, 18, 19 में तो किया ही गया था, इसको 19, 20 के लिए भी कर दिया गया कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपको जीएसटी ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर को आया गया। मतलब पहले तो 18-19 था, अब 19-20 भी कर दिया। तो प्रोवाइडेड दैट फॉर फाइनेंशियल 89, 19, 20 एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उन्हीं को अपना अकाउंट्स ऑडिट कराना पड़ेगा। एक्सेस 35(5) एंड ही शैल फर्निश अ कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स एंड अ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इन फॉर्म जीएसटीआर 9C। राइट, अगर उनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो 19-20 में ऑडिट का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। सिमिलरली एनुअल रिटर्न के लिए भी ऑप्शनल किया गया। अगर आपको याद होगा 17, 18, 89 में ऐसा था, 19, 20 में भी ऐसा किया। एनुअल रिटर्न 2019-20 के लिए, एनुअल रिटर्न 2019-20 के लिए ऑप्शनल है अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। 2 करोड़ से उससे ज्यादा है तो फिर एनुअल रिटर्न, देखिए एनुअल रिटर्न इज जीएसटीआर 9, प्लीज माइंड इट, और जीएसटी ऑडिट दैट इज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज जीएसटीआर 9C। ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग है। तो 9C है, 5 करोड़ के ऊपर हटा है, 5 करोड़ के ऊपर रिक्वायरमेंट है, 5 करोड़ के नीचे रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली 19-20 साल के लिए, 20-21 के लिए नहीं, खाली 1 साल के लिए बोला है। और एनुअल रिटर्न 19-20 भी ऑप्शनल है, लेकिन कब? अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 2 करोड़ एंड हु हैव नॉट फाइल द रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट। आपने ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपके लिए ऑप्शनल है, कर दिए तो बात खत्म, तब तो कोई बात नहीं है, तो आप कर ही दिए। अगर नहीं किए तो 2 करोड़ के नीचे ऑप्शनल है, 2 करोड़ या उससे ऊपर होने से आपको मैंडेटरी एनुअल रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। तो एक टर्नओवर के नीचे बेसिकली स्मॉल टैक्स पेयर्स को थोड़ा एक रिलैक्सेशन दिया गया, समझ गया। तो एक छोटा बहुत एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। नेक्स्ट सर, इसको जस्ट रीड करके जाना है, जस्ट रीड करके जाना है, ठीक है ना। ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1 15 अक्टूबर 2020 को इसको नोटिफाई किया गया। जस्ट समझ के जाइए। सबसे पहले हम बात करें जीएसटीआर 1 का। अब जीएसटीआर 1 में देखिए लॉ के हिसाब से ड्यू डेट इज 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट, लॉ के हिसाब से ड्यू डेट सेक्शन 37 प्रोवाइड्स कि इट इज 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, बट इसको अभी टेम्परली एक्सटेंड किया गया थोड़ा। अक्टूबर का 11 नवंबर, नवंबर का 11 दिसंबर, दिसंबर का 11 जनवरी, जनवरी का 11 फरवरी, फरवरी का 11 मार्च और मार्च का 11 अप्रैल। समझ गए? अगले महीने की 11th तक इसको एक्सटेंड किया गया है। पहले 10 था, अब 11 तक कर दिया गया है। वैसे ही जो क्वार्टरली जीएसटीआर 1 भरते हैं, जो क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, जो मंथली जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करते, उनके लिए जैसे अक्टूबर से दिसंबर के लिए जब क्वार्टर एंड हुआ, दिसंबर का नेक्स्ट मंथ क्या है, जनवरी, तो 13 जनवरी 2021 तक उनका ड्यू डेट था फॉर अक्टूबर टू दिसंबर 20। वैसे ही जैन टू मार्च नेक्स्ट मंथ क्या है, अप्रैल, अप्रैल का 13 अप्रैल तक उनका ड्यू डेट था जीएसटीआर 1 के लिए। आप समझ गए? 1 का क्वार्टर है 13th ऑफ द मंथ नेक्स्ट क्वार्टर का, और 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज फॉर मंथली जीएसटीआर 1। ठीक है, क्वार्टर का 13th है, मंथली का 11th है, ध्यान रहेगा, बस एक बार रीड कर लेना है। फिर क्या किया गया ना, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट्स। एक फर्दर नोटिफिकेशन आया 10 नवंबर को, जो 1 जनवरी से एप्लीकेबल हुआ। इन्होंने बोला कि वो जीएसटीआर 1 का जो हर एक मंथ का टाइम लिमिट है वो 11th डे ही रखेंगे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड, और फॉर द क्लास ऑफ पर्संस जो क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं उनका एक्सटेंड हो गया 13th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द पीरियड। बेसिकली अब आने वाले टाइम के लिए भी इन्होंने बोला कि 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होगा जीएसटीआर 1 के लिए, और क्वार्टरली के लिए 13th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, 13th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, वो होगा जीएसटीआर 1 क्वार्टरली रिटर्न्स के लिए। ठीक है, ये सेम ही चीज बोल रहे, कोई नया बात तो बोल नहीं रहे। क्वार्टर का भी 13th है और मंथली का जीएसटीआर 1 का 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है। ऐसे ही देखिए, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, जैसे जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट्स है वैसे ही जीएसटीआर 3B का भी ड्यू डेट्स है, और जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट्स ने नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर के हिसाब से स्टैगर्ड वे में, किस वे में, स्टैगर्ड वे में इसको ड्यू डेट किया। पहले एक ही ड्यू डेट होता था 20, लेकिन अब कर दिया 20 के साथ 22 भी एक ड्यू डेट है, 24 भी एक ड्यू डेट है। बेसिकली स्कैटर कर दिया गया, एक ही दिन में सब लाखों करोड़ों लोग जीएसटी रिटर्न फाइल करते थे, वेबसाइट हैंग हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो किसी के लिए 22 कर दो, किसी के लिए 24 कर दो, किसी के लिए 20 रहने दो। जो बड़े लोग हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनके लिए 20 ही रहने दो, उनको 20 से लेट मत करो।
यानी अक्टूबर वाले 20 नवंबर तक करेंगे, नवंबर वाले 20 दिसंबर तक करेंगे, दिसंबर वाले 20 जनवरी तक करेंगे, जनवरी वाले 20 फरवरी तक करेंगे, फरवरी वाले 20 मार्च तक करेंगे और मार्च वाले 20 अप्रैल तक करेंगे। जो लोग का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, बट जो लोग का टर्नओवर प्रीसीडिंग साल में 5 करोड़ तक था तो उसमें 2 कैटेगरी बनाया गया। ये स्टेट वाइज बांट दिया गया, ये गवर्नमेंट ने खुद से स्टेट वाइज बांटा है कि कुछ स्टेट्स के लिए लिमिट है 22 एंड कुछ स्टेट्स के लिए लिमिट है 24। तो देखो एक दिन में सब रश नहीं होगा, स्टैगर्ड वे में जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट्स डिवाइड हो गया। ठीक है, तो कैटेगरी ए में वो सब टैक्स पेयर्स आएंगे जिनका बिजनेस छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप। ये सब यूटीज में भी ड्यू डेट 22 तारीख ही है। 24 तारीख देखो किसका क्या, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। ये सब का जो ड्यू डेट है कैटेगरी बी में, इनको 24 किया गया। अपना बंगाल का है 24 तारीख। किनका, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, जिनका टर्नओवर 5 से ज्यादा है उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो कहीं पे भी हो, उनका 20 तारीख ही होगा। बट जिनका 5 करोड़ तक है टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में, उनके लिए या तो 22 तारीख है या तो 24 तारीख है। ठीक है, तो एक बार ध्यान रख लेना। ठीक है, एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये बेसिकली गाइज ये सब जितने भी स्टेट्स हैं ना, सब नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेट्स है। नॉर्थ ईस्ट हो गया, थोड़ा सा थोड़ा डायरेक्शन समझ लो आप। सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब तो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं। असम, वेस्ट बंगाल बगल में है, उसके बगल में झारखंड है, फिर उड़ीसा है, JNK, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली, ये थोड़ा सा अलग है यूटीज, तो इसको आप अलग से ध्यान रखना। ठीक है सर, डन क्या? यस, जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट्स डन। अब कुछ नहीं, टैक्स इनवॉइस का रूल 46 अपने पढ़े थे कि रूल 46 में टैक्स इनवॉइस का डिटेल्स, टैक्स इनवॉइस का कंटेंट्स देना पड़ता है, राइट? नेम ऑफ द सप्लायर, रजिस्ट्रेशन नंबर, बहुत सारा चीज आपको सब पता ही है गाइस कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस का सिस्टम हमारे जीएसटी में एप्लीकेबल हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग का सिस्टम, ई इनवॉइसिंग का सिस्टम हमारे जीएसटी लॉ में एप्लीकेबल हो गया है। तो गवर्नमेंट ने इसी को फैक्टर इन करने में टैक्स इनवॉइस में एक एडिशनल कंटेंट डाल दिया, क्यूआर कोड, क्योंकि हर एक इनवॉइस में एक क्यूआर कोड रहने वाला है। क्या रहने वाला है? क्यूआर कोड, जिसको स्कैन करते ही पूरा टैक्स इनवॉइस आ जाएगा। तो पेपरलेस चल रहा है, पूरा इकोनॉमी पेपरलेस में जा रहा है, सब कुछ ऑनलाइन करना जा रहा है। क्यूआर कोड, स्कैनिंग, मोबाइल ऐप, ये सब यूज करो। तो क्यूआर कोड भी आपका उसमें एक IRN, दैट इज इनवॉइस रेफरेंस नंबर, टैग रहेगा, इसमें IRN रहेगा। In this case, in case invoice has been issued in manner prescribed under 48(4), मतलब ई इनवॉइसिंग में अगर फॉर्मेट है तो आपके टैक्स इनवॉइस में क्यूआर कोड भी रहना चाहिए। आपके टैक्स इनवॉइस में क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड हैविंग एम्बेडेड IRN नंबर इन इट, अगर इनवॉइस ई इनवॉइस फॉर्मेट में इशू है तो फिर आपको क्यूआर कोड भी अपने इनवॉइस में डलवाना पड़ेगा। बट अभी रिसेंट अमेंडमेंट बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड कर गया ना, पहले पता है इसका टर्नओवर 500 में लाए थे, फिर 100 में लाया, अब इसको 50 में कर दिया। लेटेस्ट अभी अमेंडमेंट है। द डेट व्हेन आई एम पब्लिशिंग दिस वीडियो इन माय यूट्यूब चैनल, अब उस डेट को, एज ऑन टुडेज डेट, इसी दिन के हिसाब से अभी लॉ में 1-2 दिन पहले अमेंडमेंट आया कि जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं, 50 करोड़ से ज्यादा, उनको भी इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। पहले इसको 500 किया, फिर कभी 100 किया, फिर 500 किया और फिर 50 कर दिया। गुड, गवर्नमेंट कंफ्यूज है कि इसको कब कब किस किस केस में अप्लाई करे। ठीक है, एनीवेज आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, एक्स्ट्रा ज्ञान है। तो कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस में क्यूआर कोड जाता है, अपने को पता है। अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जेम्पशन फ्रॉम इशू ऑफ ई इनवॉइसेस, एग्जेम्पशन ऑफ इशू ऑफ ई इनवॉइसेस। यहां पे कमिश्नर ने अपने पास पावर रखा कि अगर काउंसिल रेकमेंड करेगी तो वो नोटिफाई करके किसी भी क्लास ऑफ पर्संस को ई इनवॉइस से एग्जेम्प्ट कर सकती है, किसी भी क्लास ऑफ पर्संस को इनवॉइस से एग्जेम्प्ट कर सकती है फ्रॉम इश्यूएंस ऑफ ई इनवॉइस फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, and QR code duly embedded with IRN can be produced for verification instead of physical copies। मतलब आपको ई इनवॉइस इशू नहीं करना, आप खाली एक QR कोड जिसमें IRN नंबर आपका इनवॉइस रेफरेंस नंबर है, आप खाली उससे ही काम चला सकते हो और वो फिजिकल कॉपी को रिप्लेस कर सकता है। आपको फिजिकल कॉपी भी इशू नहीं करना है। ऑब्वियसली ये किसी नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन के लिए होगा जो गवर्नमेंट बीच बीच में प्रिस्क्राइब करेगी।
ठीक है। तो कमिश्नर में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट अ पर्सन और अ क्लास ऑफ पर्संस फ्रॉम इशुएंस ऑफ ई इनवॉइसिंग फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड द क्यूआर कोड ड्यूली एम्बेडेड विद IRN कैन बी प्रोड्यूस्ड फॉर वेरिफिकेशन इंस्टेड ऑफ फिजिकल कॉपीज सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। तो ये जो क्यूआर कोड है ये प्रोड्यूस किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ, जैसे मान लो आपका कोई गाड़ी रोक दिया गया बीच में, इंटरसेप्ट कर दिया व्हीकल, ये ई वेबल में हम लोग पढ़े थे, तो यहां पे अगर आप क्यूआर कोड भी दिखा दोगे तो क्यूआर कोड कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड फॉर वेरिफिकेशन इंस्टेड ऑफ फिजिकल कॉपीज। समझ गए? तो दे मे एग्जेम्प्ट अ क्लास ऑफ पर्संस फ्रॉम इश्यूएंस ऑफ ई इनवॉइस फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं था। नेक्स्ट आइए, ई वेबल में एक छोटा सा पॉइंट यहां पे भी इन्होंने डाल दिया, डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइसेस टू बी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस रूल 138A सब रूल 2 in case invoice is issued as per e-invoice the QR code having an embedded IRN may be produced electronically for verification in lieu of the physical copy। ये चीज ई वेबल रूल्स में भी तो डालना पड़ेगा ना कि अगर आपको कोई इंटरसेप्ट करे तो आपके पास फिजिकल कॉपी नहीं है इनवॉइस का, तो उसके जगह अगर आपके पास एक क्यूआर कोड है, आपके पास एक क्यूआर कोड है जिसमें IRN नंबर रेफरेंस है, तो सीधा वो अपना स्कैनर निकालेगा, ऑफिसर स्कैन करेगा, उसके पास एक इनवॉइस ऑटोमेटिकली मोबाइल पे आ जाएगा। तो सब कुछ तो टेकी बेस पे चल रहा है, ये पूरा है ही टेक्नोलॉजिकल बेस्ड। तो ये वेरिफिकेशन के लिए प्रोड्यूस किया जा सकता है। अपने को अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि सर अगर हम फ्लाइट में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, तो क्या हमको फिजिकल टिकट दिखाना है? नहीं, आप मोबाइल में टिकट दिखा सकते हो, आप मोबाइल में अपना इनवॉइस दिखा सकते हो, मोबाइल में टिकट दिखा सकते हो, मोबाइल में PNR दिखा सकते हो। अब तो उसमें भी क्यूआर कोड रहता है, क्यूआर कोड स्कैन करके टिकट अपने आप निकल जाएगा। मेरा बात समझ गए? तो सेम कॉन्सेप्ट इनवॉइसेस के लिए आया इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस में, तो ई वेबल रूल्स को भी अकॉर्डिंगली अमेंड कर दिया गया। नेक्स्ट अब आते हैं ई इनवॉइसिंग का एप्लीकेबिलिटी को लेके। इस पे दो नोटिफिकेशन है, 61/20 डेटेड 30 जुलाई और 70/20 डेटेड 30 सितंबर। दोनों को मैंने एक साथ इनकॉर्पोरेट करके लिखा है। देखो, ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होता है अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 500 करोड़ इन एनी ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। देखिए, आपका जीएसटी लॉ आया था 17-18 से, तो 17-18, 18-19 और 19-20, ये तीनों साल में अगर आपका कोई भी साल अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ क्रॉस करता है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-8 ऑनवर्ड्स, तो इसको ऊपर आपको इनवॉइसिंग इशू करना मैंडेटरी है करेंट ईयर से 2021 से। नाउ द थिंग इज, इस लिमिट को 500 को रिड्यूस करके किया गया 100 करोड़ 1 जनवरी 21 से। मैं आपको लेटेस्ट बता देता हूं, आपके लॉ में आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। अब इसको 50 करोड़ कर दिया गया। ये मैं नेक्स्ट अमेंडमेंट टर्म में बताऊंगा जो नवंबर-दिसंबर 21 टर्म होगा। बट जो स्टूडेंट नवंबर-दिसंबर टर्म के, मैं उनके लिए एडवांस बता दूं, अभी 50 करोड़ हो चुका है। लेकिन अभी आपके एग्जाम्स के लिए जो मई जून में दे रहे हैं उनके लिए लिमिट क्या है? 100 करोड़, यानी 500 से रिड्यूस करके 100 करोड़ कर दिया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 21। ई इनवॉइसिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। अब जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए भी आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। आप इसको मैनुअल नहीं कर सकते, कोई अदर फॉर्मेट यूज नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए भी ई इनवॉइसेस इशू होगा। टर्नओवर 100 करोड़ क्रॉस कर गया कोई भी 3 साल में, इन एनी ऑफ द 3 साल 17-18 से, तो आपको इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इसमें गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को इसमें ऑलरेडी नोटिफाई करके रखा है कि ये लोग कभी भी ई इनवॉइसिंग में नहीं आएंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है SEZ यूनिट्स। SEZ units will never issue a unit established in special economic zone. They are exempted from the issuance of e-invoices. They will never issue e-invoices. Next, banks, insurance company, कोई financial institution, NBFC, ये लोग अपना services में e-invoicing issue नहीं कर सकता क्योंकि ये लोग large मार्क्स के साथ डील करता है। तो इतना invoice issue करना इन लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं बाय रोड इन अ गुड्स कैरेज, तो इनके ऊपर भी ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। GTA सप्लाइंग सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड्स इन अ गुड्स कैरेज, तो GTA सर्विसेज के लिए भी ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है। इंश्योरेंस, बैंक्स, NBFC, SEZ यूनिट्स नहीं है। जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देते हैं, स्पाइस जेट, इंडिगो, कोई भी तरह का फ्लाइट ऑपरेटर, रेलवे, ये लोग भी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस से एग्जेम्प्ट है। जो लोग सिनेमा फिल्म्स में एडमिशन फी, एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स, जो लोग, सर उनके लिए इनवॉइसिंग कैसे होगा? उनके लिए तो टिकट देना पड़ता है, टिकट से उन लोग सीट में बैठते हैं, तो उसी के बेसिस पे उनका सिस्टम चलता है। तो जो लोग सिनेमा थिएटर्स होते हैं, आईनॉक्स हो गया, PVR हो गया, ये लोग जो एडमिशन फी का सर्विस देते हैं, एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स, वहां पे भी आपका इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग एग्जेम्प्टेड है। तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन है जहां पे ई इनवॉइसिंग एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट
सर ये वाला प्रोविजन ऑलरेडी हम आपको पढ़ा दिया गया है, मैं शॉर्ट में आपको बोल रहा हूं, प्लीज मेरा बात ध्यान से सुनना प्लीज। आपका अगर मान लीजिए आउटपुट जीएसटी टोटल था 5 लाख रुपीस और आपने इनपुट आपको यूज करना था 2 लाख रुपीस, तो आपका नेट जीएसटी पेबल था 3 लाख रुपया। नाउ माई पॉइंट इज आप रिटर्न फाइल नहीं किए, आप रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल किए, जहां पे आउटपुट जीएसटी 5 लाख था आया, इनपुट जीएसटी 2 लाख आया। नाउ माय पॉइंट इज आपका नेट जीएसटी पेबल 3 लाख था। मुझे बताइए आपको इंटरेस्ट 5 लाख पे देना है कि 3 लाख पे देना है? सर लॉ में ऐसा कभी कहीं कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था कि इंटरेस्ट विल बी लेविड ऑन द नेट टैक्स लायबिलिटी। लॉ में ऐसा कभी मेंशन नहीं था। यू वोंट बिलीव, फाइनेंस एक्ट 19 में प्रोविजन आया था। ये आई रिपीट, ये 50 सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो फाइनेंस एक्ट 19 में इंट्रोड्यूस हुआ था और मैं ऑलरेडी अपने सारे स्टूडेंट्स को ये पढ़ा चुका हूं और मैं तो बोलता भी हूं कि अब यही प्रोविजन डालो, लेकिन ये अभी तक इफेक्टिव नोटिफाई नहीं किया गया था गाइस। यू नो, ये डाल के रखा गया बट इसको नोटिफाई अभी तक नहीं किया गया था। प्रोवाइजो टू सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 ने क्लैरिफाई किया कि जितना आपका कैश लेजर से पैसा डेबिट होगा, जितना पैसा आपका कैश लेजर से पेमेंट होगा, यानी जो आपका नेट टैक्स लायबिलिटी जो आपको कैश में देना है, खाली उसी पार्ट पे आपका इंटरेस्ट लगेगा। जो क्रेडिट में ऑलरेडी आप यूटिलाइज कर चुके उस पे आपका इंटरेस्ट क्यों लगेगा? इंटरेस्ट तो नेट आउटफ्लो पे लगेगा ना। तो 5 माइनस, अगर मान लो यहां पे अगर आपका 6 लाख का क्रेडिट होता तो आपका कैश लेजर में कुछ जाता ही नहीं, तो इंटरेस्ट लगता ही नहीं। यानी अगर कोई पर्टिकुलर मंथ में आपका आईटीसी ज्यादा है क्लेम्ड और आपका आउटपुट कम है तो डेफिनेटली आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगने वाला। बस ये सब चीज तो हमको पहले से ही पता है, लेकिन एक्ट ने अभी इसको नोटिफाई किया है। फाइनेंस एक्ट 19 का वो प्रोविजन 1 सितंबर 20 से लागू हुआ था। तो प्रोवाइजो टू सेक्शन 51 नोटिफाइड बाय नोटिफिकेशन 63 डेटेड 25 अगस्त, जो 1 सितंबर से उसको एप्लीकेबल कर दिया, यानी आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हो गया। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड एंड डिक्लेयर्ड इन रिटर्न for the period furnished after the due date in accordance with section 39 except where such return is furnished after commencement of 73। ये अलग बात हो गया। आपके ऊपर डिमांड रिकवरी का प्रोसीडिंग्स चालू है और डिमांड रिकवरी के टाइम पे आपने रिटर्न फर्निश किया है तो बात अलग है। इसको छोड़ के बाद बाकी आप नॉर्मल ड्यू डेट के बाद अगर रिटर्न फाइल किए हो और आपका कोई भी टैक्स लायबिलिटी आ रहा है तो जो उसका इंटरेस्ट है दैट शैल बी लेविड ओनली ऑन द पोर्शन ऑफ द टैक्स दैट इज पेड बाय ई कैश लेजर। मतलब नेट लायबिलिटी पे ही आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यू वोंट बिलीव गाइज, आई हैव, क्योंकि मैं जीएसटी में प्रैक्टिस करता हूं, मुझे पता है इतने सारे कंपनियां हैं जिनको इंटरेस्ट का नोटिस आया हुआ है जहां पे ग्रॉस लायबिलिटी यानी 5 लाख, मेरे एग्जांपल में 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगा है, 3 लाख पे नहीं लगा है। अब आपको समझ में आया कि गवर्नमेंट क्यों इसको अभी तक नोटिफाई नहीं कर रहा था, क्योंकि वो सारे डिमांड्स अभी भी पेंडिंग थे, गवर्नमेंट उसको रिकवर करना चाह रहा था। 1 सितंबर से इसको एप्लीकेबल किया है, ऑल्दो लॉ में ला दिया, 51 का प्रोवाइजो में इंसर्ट कर दिया, लेकिन नोटिफाई किया लेट से 1 सितंबर 20। तो आपके एग्जामिनेशन में भी जब नोटिफाई हुआ तभी एप्लीकेबल होगा। तो नेट टैक्स लायबिलिटी पे आपको इंटरेस्ट लगाना है, ये बात बहुत ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट, ये तो मजेदार प्रोविजन आया। आधार वालों तो सबको पता ही है गाइस, सबको पता है ना आधार से रिलेटेड, इनफैक्ट आधार से रिलेटेड जो रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है, आधार से रिलेटेड 3 जगह में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आया है। बहुत ध्यान से समझ लो प्लीज, मैं एकदम शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। हर एक रजिस्टर्ड पर्सन, हर एक इंडिविजुअल जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जाता है उसको अपना आधार नंबर ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। आधार नंबर ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा है तो उसके पास एक वायबल मींस ऑफ ऑथेंटिकेशन है, दैट इज उसके प्रीमाइसेस में फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा बाय द प्रॉपर ऑफिसर, और उसमें फोटोग्राफ्स खींच के, उसका प्रीमाइसेस का फोटोग्राफ्स खींच के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपलोड किया जाएगा, ताकि पोर्टल में पता चले कि यहां आपका बिजनेस एक प्रॉपर वेरीफाइड प्लेस में है, कोई ऑथेंटिक जगह है, आप कोई शेल बिजनेस, कोई शेल लोकेशन, कोई फिक्टिशियस लोकेशन पे आप ऑपरेट नहीं कर रहे हो, जो कि आजकल नॉर्मल हो गया है। शेल कंपनीज बनना आज के डेट में नॉर्मल हो गया है। कोई बिजनेस नहीं है, खाली नाम के ऊपर खाली बुक्स में वो क्रिएट किए हुए, एज सच उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं। तो इस चीज को हटाने के लिए एटलीस्ट जो इंडिविजुअल्स है या जो कंपनी
जिनका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिविजुअल है, एमडी इंडिविजुअल है, तो डेफिनेटली उनके से हम उनका ऑथेंटिसिटी करवा सकते हैं बाय आधार ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो हुआ क्या गाइस, मेरा बात ध्यान से सुना। अब कुछ सेक्शंस, कुछ एक सेक्शन 25(6)(d) है जो इसमें अगर आपको याद है बोलता था कि कौन कौन से लोग हैं जो नोटिफाइड है जिसमें आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो बेसिकली इंडिविजुअल, ऑथोराइज सिग्नेटरी, एमडी, कर्ता, इन सबको छोड़ के कोई भी नोटिफाइड नहीं है फॉर ऑथेंटिकेशन, यही लोग सब नोटिफाइड है, यानी 25(6)(d) में बाद बाकी लोग सब एग्जेम्प्ट थे। तो यहां पर बताना चाह रहे, वेरी गुड, आपको पता होगा गाइस, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आपको कब सबमिट करना पड़ता है, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लायबिलिटी। अब रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट करने का मतलब को चेंज किया गया कि जब आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो, इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सर, पहले क्या होता था, आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन तो सबमिट कर दिए बट आधार ऑथेंटिकेट नहीं किए हो। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप एक एप्लीकेंट हो अदर देन 25(6)(d), मतलब 25(6)(d) में वो लोग हैं जिनको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना है, आप एक एप्लीकेशन हो जिनको आधार ऑथेंटिकेशन कराना है, आपने ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया है, मतलब क्या, आपने ऑल्टरनेटिव वायबल मींस ऑफ ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया है, आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया कि हां हम आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे। तो जब आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करने जाओगे ना, तो एक डेट के बाद से 21 अगस्त वो डेट था, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा और आपका जो सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का जो डेट है हमेशा वो वही डेट होगा जिस दिन आपने आधार ऑथेंटिकेट किया है। यानी इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं मानेंगे जब तक आपने आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया है, अगर आप आधार ऑथेंटिकेट के लिए ऑप्ट किए हो। हाँ, अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ऑप्ट किए हो कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट आपको फोर्स नहीं कर रहा है, बट आप अपनी कन्वीनियंस के लिए आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किए हो तो आपका रजिस्ट्रेशन सबमिशन एप्लीकेशन डेट माना जाएगा इन सच केसेस एज द डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार, या फिर 15 days from the submission of the application in part B of form REG1 under Rule 8(4) whichever is earlier। मेरा बात ध्यान से सुनो, आधार ऑथेंटिकेट किए नहीं आप, बट आपने देखो REG1 में पार्ट ए होता है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जिससे आपको ओटीपी वेरीफाई होता है, दोनों में जाता है आपका पार्ट ए सबमिट। फिर पार्ट बी में अपना सारा इंफॉर्मेशन देते हो, एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट, एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन यू गिव रिलेटेड टू योर बिजनेस, एवरी सिंगल थिंग यू गिव। समझ गए? तो आपका पार्ट बी भर दिया आप, तो उस डेट से 15 डेज या जिस दिन आपने आधार ऑथेंटिकेट किया, विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर होगा उस डेट को ही आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को हम सबमिशन मानेंगे कि आपने सबमिशन कर दिया गया है। तो गाइज इन शॉर्ट बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया ना कि जैसे मान लो आप पार्ट बी भरे, तो पार्ट बी भरने के बाद ही तो आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस होगा ना, तो 15 दिन का टाइम लिमिट लिया गया। जिस दिन आप पार्ट बी भरे वो ही सबमिशन डेट नहीं है, आप आधार ऑथेंटिकेट करिए हो, मैक्सिमम 15 डेज गवर्नमेंट आपका वेट कर लेगा, 15 डेज के बाद आपका हम सबमिशन मान लेंगे, भले ही आपने आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया, बिकॉज उसके बाद फिर वायबल मींस में जाना पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पार्ट बी और डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन whichever is earlier. Registration will only be granted after physical verification of place of business. ये तो क्लियर था ही कि रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आपको हमेशा तभी मिलेगा, रजिस्ट्रेशन तभी ग्रांट होगा जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये 20 अगस्त का एक नोटिफिकेशन है और ऊपर वाला जो मैंने बोला वो भी 20 अगस्त का नोटिफिकेशन है, वो दोनों एक ही नोटिफिकेशन के थ्रू आया। ये क्या बोलता है, वेयर अ पर्सन अदर देन द पर्सन नोटिफाइड अंडर 25(6)(d), मतलब जो एग्जेम्प्टेड आधार ऑथेंटिकेशन की उनके लिए बात नहीं कर रहे, लेकिन बाद बाकी लोग अगर ऑथेंटिकेट नहीं कर पा पाए आधार नंबर को एज रूल 8(4)(a) में, तो या फिर वो ऑप्ट नहीं कर रहे आधार ऑथेंटिकेशन में, इसका मतलब वो उनको रजिस्ट्रेशन तभी मिलेगा जब वो फिजिकल उनका वेरिफिकेशन हो जाए ऑफ द प्लेस ऑफ द बिजनेस इन द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन। उसका पर्सन का प्रेजेंस होना जरूरी है, उसके प्रेजेंस में ही फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ऑफ हिज प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर वो आधार ऑथेंटिकेट ऑप्ट नहीं करता है या फिर आधार ऑथेंटिकेट नहीं ही फेल्स टू गो फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, देन फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो सकता है। द प्रॉपर ऑफिसर, अब इसमें ध्यान रखना,
The proper officer may for reasons to be recorded in writing and with the approval of an officer not below the rank of JC. Proper officer क्या करेगा? JC का, कम से कम JC लेवल का ऑफिसर या एडिशनल कमिश्नर का ऑफिसर का अप्रूवल लेगा. In lieu of physical verification of the place of business, carry out the verification of such documents as he may deem fit. Very very important. मतलब सर माइंड ब्लोइंग. प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि भैया वो फिजिकली नहीं जा पाएगा कोई पर्टिकुलर प्लेस में, बट वो अगर नहीं, देखो नॉर्मली फिजिकल वेरिफिकेशन करना जरूरी है, लेकिन अगर आपने जॉइंट कमिश्नर अपना सीनियर का परमिशन लिया है कि सर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करके हमने इसका सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिया है, इसका प्लेस ऑफ बिजनेस का, जो इसने म्यूनिसिपल टैक्स चालान, इसने रेंट बिल, इसने इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसने फोटो आईडी प्रूफ, सब कुछ जो इसने दिया हमने सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिया है. तो अगर ऐसा है तो फिजिकल वेरिफिकेशन के अगेंस्ट में वो अपना डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी वेरीफाई कर सकता है. ऑन फेलियर टू ऑथेंटिकेट आधार, a notice in form REG3 may be issued not later than 21 days from the date of submission of application. मतलब सर 21 दिन का टाइम दिया गया. मान लो अगर सर ये आप समझ गए पहला पार्ट कि फिजिकल वेरिफिकेशन के जगह वो डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई करके क्लोज कर सकता है केस, लेकिन जेसी का परमिशन चाहिए इसके लिए प्रॉपर ऑफिसर को, वरना वो नहीं कर पाएगा. और यहां पे ये भी बोला गया कि सपोज आप ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए आधार, आप ऑथेंटिकेट ही नहीं किए, तो आपको REG3 क्या था सर? REG1 था रजिस्ट्रेशन, REG2 था नोटिस एक्नॉलेजमेंट, और REG3 क्या था कि आप कोई नोटिस मांग रहे हैं फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए, तो आप नहीं इशू कर सकते 21 डेज के बाद. 21 डेज के बाद आप ये नोटिस को इशू नहीं कर सकते अगर कोई ऑथेंटिकेट नहीं कर पाया आधार. तो मेरा बात समझिए क्या? वैसे तो 3 वर्किंग डेज है, लेकिन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करे आप तो गवर्नमेंट के पास टाइम लिमिट भर जाएगा. आप आधार ऑथेंटिकेट नहीं किए तो गवर्नमेंट के पास टाइम भर जाएगा. 21 डेज तक वो नोटिस इशू कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता है. आप मेरा बात समझे. REG3 का नोटिस कब देते हैं? जब आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए फ्रॉम द ऑफिसर, फ्रॉम द असेसिंग, फ्रॉम द पर्सन, तो फिर आप REG3 का नोटिस देते हैं. यहाँ पे टाइम लिमिट 21 दिन कर दिया गया अगर आप ऑथेंटिकेट नहीं किया आधार. तो समझ गए. नेक्स्ट पॉइंट है डीम्ड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस. अब देखो इसमें मैंने प्रॉपर आपके लिए एक टाइम लिमिट के साथ, प्रॉपर केस के साथ हर चीज मैंने बता दिया कि कब कब आपका रजिस्ट्रेशन डीम्ड कर लिया जाएगा. कि अगर प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एक्शन, अगर प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एक्शन, तो मैंने आपके लिए 4 केसेस आइडेंटिफाई किया है. ये भी इसी नोटिफिकेशन के थ्रू रूल्स में इंसर्ट किया गया था कि सोचो अगर आप एक पर्सन हो जो सक्सेसफुली अपना आधार ऑथेंटिकेट करवा लिया है, या फिर वो उसको कराने का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो 25(6)D में नोटिफाइड है, तो अगर आपने सक्सेसफुली करवा लिया है ये केस में और अगर प्रॉपर ऑफिसर ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन यू विल बी डीम्ड टू बी अप्रूव्ड. 3 वर्किंग डेज. अब ये डेट ऑफ सबमिशन क्या माना गया पता है? जो ऑथेंटिकेट नहीं करा पाया आधार, तो उसके लिए डेट ऑफ सबमिशन इज व्हाट? 15 days from the date of submission of part B और date of authentication whichever is earlier. ये उसका date of submission इस दिन से effective होगा. समझ गए आप? तो यहां पर तो अगर आधार ऑथेंटिकेट करा ले तो मैटर गेट्स ओवर, या फिर उसको नहीं कराने का रिक्वायरमेंट तो 3 वर्किंग डेज तक अगर कोई एक्शन नहीं हो तो डीम टू बी अप्रूव्ड. अगर कोई पर्सन है अदर देन नोटिफाइड अंडर 25(6)D, मतलब जिसको आधार ऑथेंटिकेशन कराने की रिक्वायरमेंट है, अगर वो फेल कर गया आधार ऑथेंटिकेट करवाने के लिए एज स्पेसिफाइड इन रूल 84A, तो फिर गवर्नमेंट के पास 21 दिन का टाइम लिमिट आ जाता है. गवर्नमेंट के पास 21 दिन का टाइम लिमिट है कि 21 दिन से फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ही में, बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में. 3 वर्किंग डेज कब है? जब वो आधार ऑथेंटिकेट करवा लिया है. जब वो नहीं कराया है तो उसको सजा तो मिलेगा ना. 21 डेज तक गवर्नमेंट उसको कुछ नहीं करेगा. 21 डेज तक उसको रहना पड़ेगा, वरना 3 डेज में उसको मिल जाता है. यहाँ पे 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन डीम्ड टू बी अप्रूव्ड होगा. जब कोई पर्सन ऑप्ट ही नहीं कर रहा है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, मतलब वो वायबल ऑल्टरनेटिव मींस कर रहा है, तो भी 21 डेज होगा, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, ऐसे नहीं मिलेगा आपको. और अगर आप आप फेल कर गए तो भी 21 डेज, आप ऑप्ट नहीं किए तो भी 21 डेज. लेकिन अगर मान लो वेयर अ पर्सन हैज फर्निश्ड रिप्लाई टू द नोटिस इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, ये तो सेम ही है. अगर प्रॉपर ऑफिसर ने जो पर्सन ने रिप्लाई दे दिया टू द नोटिस इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर,
पर्सन ने रिप्लाई दे दिया टू द नोटिस इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, इन दैट केस अगर प्रॉपर ऑफिसर ने कुछ एक्शन नहीं लिया उस रिप्लाई पे, तो 7 डेज है आपके पास, 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स। ये ऑलरेडी था पहले, इसमें कोई चेंज नहीं है कि अगर क्लैरिफिकेशन दिया तो पहले क्या था, पहले देखो गाइस, पहले ये 3 और 7 खाली 2 था, बट अभी 21 को भी इंक्लूड कर दिया, यही अमेंडमेंट है। पहले खाली 3 डेज था और 7 डेज था, अब 21 डेज भी हो गया जब आधार ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा है या वायबल मीन चुना जा रहा है या फिजिकल वेरिफिकेशन चुना जा रहा है, तब 21 डेज हो जाएगा। और अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, प्रॉपर ऑफिसर ने कोई एक्शन नहीं लिया, रिप्लाई नहीं किया, रिप्लाई का कोई फर्दर रिप्लाई नहीं किया, मतलब नोटिस का रिप्लाई मैंने एसएससी ने कर दिया, रजिस्टर्ड पर्सन ने कर दिया, प्रॉपर ऑफिसर ने कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई फर्दर आगे बात नहीं की, तो 7 दिन का टाइम है, उसके बाद डीम टू बी अप्रूव्ड। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन में 21 डेज वाला बात एक है, फिजिकल वेरिफिकेशन को सब्सटीट्यूट कर सकता है वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स विद जेसी अप्रूवल, और 21 डेज तक फिर वो डीम टू बी अप्रूव्ड होगा, ठीक है सर। और कुछ नहीं है इसमें। डेट ऑफ सबमिशन कब मानेंगे, इट विल बी द डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार और 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पार्ट बी, व्हिचएवर इज अर्लियर। नेक्स्ट सर, रिटर्न्स सेक्शन 39(1), रिटर्न्स सेक्शन 39(1). सेक्शन 39(1) में ये भी गाइस फाइनेंस एक्ट 2019 का प्रोविजन था, पता है आपको। इसको इफेक्टिव किया गया वाइड नोटिफिकेशन 81 डेटेड 10 नवंबर। अब सीए स्टूडेंट्स आप तो समझ ही गए होंगे, आपके लिए अमेंडमेंट रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इफेक्टिव हुआ है 10 नवंबर से, तो 31 अक्टूबर तक ये एप्लीकेबल हुआ ही नहीं था, ये 10 नवंबर से एप्लीकेबल हुआ है। क्या है प्रोविजन, आओ एक बार समझ लेते हैं। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। फर्निशिंग ऑफ रिटर्न सेक्शन 39 इफेक्टिव वाइड नोटिफिकेशन दिस एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, एनआरटीपी, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 यानी कॉम्पोजिशन स्कीम, सेक्शन 51 यानी टीडीएस डिडक्टर्स, सेक्शन 52 यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, टीसीएस कलेक्टर्स, शैल फॉर एवरी कैलेंडर मंथ, हर मंथ का और पार्ट देयर ऑफ फर्निश अ रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, टैक्स पेबल, टैक्स पेड एंड सच पर्टिकुलर्स विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी सर 39(1) बोलता है हर, यानी मंथली रिटर्न्स, आईएसडी हो गया, क्या बताइए, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 5, सीएमपी, ये हो गया जीएसटीआर 4, ये हो गया 7 और ये हो गया 8, यानी 4, 5, 6, 7, 8। 2 तो है ही नहीं, 3 तो है ही नहीं, 3 भी है। 39(1) में तो पता है ना आपको, 3 भी एक रिटर्न है जो नोटिफाइड है, तो हर एक मंथ के लिए 3 भी फाइल करना है आपको, जिसमें आप ये सब डिटेल दिखाएंगे। लेकिन बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, यही तो है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, जो अभी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैंने आपको बोला ये अभी एप्लीकेबल नहीं है। द गवर्नमेंट में, बट आप एक बार प्लीज प्रोविजन पढ़ के रखिए, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल नोटिफाई सर्टेन क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु शैल फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टरली वो रिटर्न फाइल करेंगे, गवर्नमेंट उनको नोटिफाई करेगा, कि ऐसे कौन से लोग हैं जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस। रिटर्न मतलब जीएसटीआर 1 नहीं बोल रहा है, 3 भी बोल रहा है। अरे सेक्शन 39 में तो 3 भी है, ये 1 थोड़ी ना है, 1 तो सेक्शन 37 में है। तो ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था जो 39(1) में आया तो जरूर, बट उसको नोटिफाइड नहीं किया गया था। नोटिफाई ये 10 नवंबर से हुआ, जो एप्लीकेबल होगा 1 जनवरी 2021 से। तो ये एक प्रोविजन है 39(1) में कि सर गवर्नमेंट चाहे तो क्वार्टरली भी किसी को अलाउ कर सकता है रिटर्न फाइल करने के लिए, उसको नोटिफाई किया जाएगा सब्जेक्ट टू टाइम लिमिट्स एंड कंडीशन। सेम चीज हुआ 39(2) में। 39(2) भी एक प्रोविजन है जो कि नोटिफिकेशन नंबर 81 डेटेड 10 नवंबर से लाया गया है, मतलब नोटिफाई किया गया है। अरजिस्टर्ड पर्सन यानी जो रिटर्न कॉम्पोजिशन वाले लोग हैं, जो रिटर्न कॉम्पोजिशन वाले लोग भरेंगे, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स बाय पर्सन्स ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, यानी जिनको जीएसटीआर 4 भरना है, सर वो तो ना तो मंथली फाइल करते थे, वो तो फाइनेंशियल ईयर का फाइल करते थे, तो बस ठीक है। अ रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 शैल फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर और पार्ट thereof furnish a return electronically of the turnover in state or union territory, inward supplies, tax payable, tax paid within such time as may be prescribed। तो ठीक है, सेक्शन 39 टू क्लियरली बोल दिया फाइनेंशियल ईयर वाइज वो जीएसटीआर 4 फाइल करेंगे, एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटीआर 4 में, क्लैरिटी है। फिर 39(7) बोल के एक सेक्शन है,
अगेन ये नोटिफाई किया गया, उसी प्रोविजन से इफेक्टिव हुआ 81 डेटेड 10 नवंबर। टैक्स ड्यू एज पर द रिटर्न इज टू बी पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। सर रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के पहले उस रिटर्न के हिसाब से जो टैक्स ड्यू और आपको उसको पहले पे करना पड़ेगा, ड्यू डेट के पहले पे करना पड़ेगा। ऐसा सेक्शन 39 सबसेक्शन 7 बोलता है। ऐसा सेक्शन 39 सबसेक्शन 7 बोलता है। क्या बोलता है एक बार चलो फिर से पढ़ते हैं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न 39(1) मतलब 3B अदर देन पर्सन टू फर्निश रिटर्न क्वार्टरली। देखो क्वार्टरली वाले केस में हम नहीं बोला, क्योंकि क्वार्टरली वाले केस में सर जो बात ध्यान से सुनिए, 39(1) में ये मंथली वाला बात कर रहा है। जो मंथली रिटर्न फाइल कर रहा है उसको पेमेंट भी मंथली करना है, बट क्वार्टरली रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं उनके लिए बात नहीं बोला है। ये बोला है जो देखो 39(1) में था ना इसमें कि क्वार्टरली भी वो रिटर्न फाइल कर सकता है नोटिफाइड क्लास ऑफ पर्सन, बट 39(7) क्या बोला है? 39(7) बोला है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न 39(1) अदर देन द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न क्वार्टरली। जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है उनको छोड़कर या 39(3) या 39(5) they shall pay to the government the tax due as per the return not later than the last date on which he is required to furnish the return, आप मेरा बात समझे? जब उनको रिटर्न फाइल करने का रिक्वायरमेंट था, तो अदर देन क्वार्टरली रिटर्न्स वाले जितने भी लोग हैं सबको टैक्स पे करना पड़ेगा बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। लेकिन अब सो देखो, जो रजिस्टर्ड पर्सन क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे, मतलब ये वाले, they shall pay to the government the tax due taking into account inward and outward supply of goods or services about input avail taxable during a month in such form and manner within prescribed। मतलब वो मंथली क्वार्टरली रिटर्न, इसी को क्या बोलते हैं? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। अब ये कैसे पेमेंट करेंगे सब ऑलरेडी नोटिफाइड हो चुका है, बट मई जून 21 एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट नहीं है। ये मई जून 21 एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट नहीं। देखो नोटिफिकेशन आया बट इफेक्टिव होगा 1 जनवरी से। तो जो लोग क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनको टैक्स देना है और मंथली ड्यूरिंग अ मंथ टैक्स देना है इन अ प्रिस्क्राइब मैनर इन प्रिस्क्राइब टाइम। अदर देन क्वार्टरली रिटर्न के लिए बात खत्म, जिस दिन ड्यू डेट है उसके पहले पे करना पड़ेगा पूरा। लेकिन जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनको एक मंथ में देना पड़ेगा। कैसे देंगे वो प्रिस्क्राइब किया जाएगा। अब इसके फर्दर प्रोवाइड किया गया कि जो लोग 39(2) ऑप्ट करके रखा है कॉम्पोजिशन स्कीम वाले, उनको देना पड़ता है क्वार्टरली। आपको पता ही है CMP 8 क्वार्टरली फाइल करना पड़ता है और पेमेंट करना पड़ता है। एनुअली GSTR 4 फाइल करते हैं। ये सब सेम ही चीज है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो रिटर्न 39(2) में फाइल करते हैं, पर्सन ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन स्कीम शैल पे टू द गवर्नमेंट द टैक्स ड्यू टेकिंग इनटू अकाउंट टर्नओवर इन द स्टेट इनवर्ड सप्लाईज टैक्स पेबल टैक्स पेड ड्यूरिंग अ क्वार्टर इन द सच मैनर फॉर्म विद इन सच टाइम एज बीन प्रिस्क्राइब। तो सर बहुत क्लियर है। नॉर्मल मंथली रिटर्न फाइलर्स के लिए मंथली पेमेंट्स बिफोर ड्यू डेट, क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स के लिए एक स्कीम लाया गया, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। एक स्टैगर्ड परसेंटेज में वो टैक्स देंगे। कॉम्पोजिशन स्कीम वाले रिटर्न तो एनुअली 1 साल का फाइल करेंगे, बट क्वार्टरली पेमेंट करेंगे, वो है CMP 8 में। ठीक है, ये सारे प्रोविजंस नोटिफाई, मतलब पहले फाइनेंस एक्ट में आ गया था बट इसको नोटिफाई लेट से किया गया, और क्योंकि इसको नोटिफाई लेट से किया गया अकॉर्डिंगली हम लोग इसका डिस्कशन अभी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जेम्पशंस के ऊपर कोई नया टॉपिक्स है। न्यू एग्जेम्पशंस ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, 2 नया एग्जेम्पशन इंट्रोड्यूस हुआ है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। एग्जेम्पशंस विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम GST ऑन 2 नया सर्विसेज। पहला सर्विसेज सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज, जो एक ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई करता है, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये लोग जो सर्विसेज देंगे इस सर्विसेज पे GST नहीं लगेगा, क्योंकि ऑल इंडिया वो सैटेलाइट सर्विसेज दे रहे हैं, लॉन्च ऑफ सैटेलाइट, इस पे GST नहीं लगेगा। सप्लाई नहीं है, ये सप्लाई भी एग्जाम सप्लाई है। तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, ISRO और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इनके ऊपर GST नहीं लगेगा। सर एक अगर आपको याद है एग्जेम्पशन में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयर के रिलेटेड और सी से रिलेटेड, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयर और सी इंडिया के बाहर हो रहा है तो इसको एग्जेम्प्ट किया गया था 30 सितंबर 20 तक, इसको 1 साल और बढ़ा दिया गया है। सर ये 17, 18, 19, 20, 21 कितना साल बढ़ गया? 18, 19 कम से हर साल के लिए बढ़ता रहता है। इसको एनुअली एसेस किया जाता है, फिर गवर्नमेंट 1 साल के लिए फिर बढ़ा देता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयर और बाय सी फ्रॉम कस्टम स्टेशन इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, राइट? इंडिया से इंडिया के बाहर अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस सर्विस पे एग्जेम्पशन है 30 सितंबर 21। या तो एयर के थ्रू हो रहा है
या तो एयर के थ्रू हो रहा है या तो वेसल के थ्रू हो रहा है, इंडिया से इंडिया के बाहर। ये एग्जेम्प्ट कर दिया, पहले 2020 था, इसको एक साल बढ़ा दिया गया 2021। ठीक है, तो नोटिफिकेशन नंबर 12/17 डेटेड 28 जून, इसी को अमेंड किया गया। लास्ट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, जीएसटी सर्कुलर। एक सर्कुलर आया है डायरेक्टर रेम्युनरेशन को लेके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सर्कुलर आया है डायरेक्टर रेम्युनरेशन को लेके। सो मुझे एक बात बताइए, डायरेक्टर रेम्युनरेशन के बारे में जीएसटी में क्या क्या पढ़े हैं? सर रिवर्स चार्ज पढ़े हैं, इफ आई एम रिमेंबर, कि डायरेक्टर, अगर एक डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है और रेम्युनरेशन मिल रहा है डायरेक्टर को, विच इज नॉट अ सैलरी, तो डायरेक्टर जो भी सर्विस सप्लाई कर रहा है उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा, कंपनी विल लायबल टू पे जीएसटी इन रिवर्स चार्ज। बट डायरेक्टर अगर कंपनी का एम्प्लॉय है, तो डायरेक्टर अगर होल टाइम डायरेक्टर है और वो एम्प्लॉय उसको सैलरी मिल रहा है, तो डायरेक्टर इज सप्लाइंग अ सर्विस एज एन एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द एम्प्लॉयर। तो शेड्यूल 3 इसको आउट कर देगा। शेड्यूल 3 बोलेगा नहीं, ये तो सप्लाई नहीं है, इस पर तो जीएसटी नहीं लगेगा, तब जीएसटी नहीं लगेगा। बस यही चीज है गाइस। इसी के ऊपर एक सर्कुलर आया डायरेक्टर रेम्युनरेशन के ऊपर, जो लिंक किया गया इनकम टैक्स से, कि अगर डायरेक्टर के रेम्युनरेशन पे कंपनी टीडीएस काट रही है अंडर सेक्शन 192, यानी वो सैलरी का सेक्शन है, तो फिर उस केस में जीएसटी नहीं लगने वाला, रिवर्स चार्ज पे भी नहीं, फॉरवर्ड चार्ज पे नहीं। लेकिन अगर डायरेक्टर के रेम्युनरेशन पे कंपनी, डायरेक्टर के रेम्युनरेशन में कंपनी जो भी 194J में सेक्शन पे टीडीएस काट रही है, तो इस पे रिवर्स चार्ज लगने वाला है। अब इसमें कंफ्यूजन आएगा कि एक ही डायरेक्टर को पेमेंट करते समय 192 में भी टीडीएस काट रहा है, कुछ पेमेंट में 194J में भी काट रहा है। तो जितना पेमेंट पे 192 पे टीडीएस कट रहा है, यानी डायरेक्टर उतना एक्सटेंट तक एम्प्लॉय है कंपनी का, क्योंकि सैलरी पेमेंट हो रहा है, तो जीएसटी उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन टू द एक्सटेंट जितना पेमेंट्स पे 194J पे टीडीएस कट रहा है, ऑन दैट पोर्शन जीएसटी लग जाएगा, रिवर्स चार्ज प्रोविजन में लग जाएगा। मेरा बात समझे आप? एक छोटा सा पॉइंट इतना बड़ा टेबल में क्लैरिफाई किया गया है। जो 10 जून 20 को रेम्युनरेशन पेड टू डायरेक्टर पे इस पे सर्कुलर आया था, सबसे पहले गवर्नमेंट ने बोला सर्कुलर में कि देखो ये आइडेंटिफाई करो कि डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है कि नहीं है। तो दो सिचुएशन हो सकता है। पहला, सर्विस प्रोवाइड बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हु आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, कंपनी का एम्प्लॉयज नहीं है वो लोग जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले में वो लोग को रेम्युनरेशन मिलता है। तो क्लियर है कि सच सर्विसेज आर क्लियरली आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3, इस पे जीएसटी लगेगा और रिवर्स चार्ज पे लगेगा। ये अपने नोटिफिकेशन में पढ़ चुके हैं आरसीएम में। सेकेंड केस में देखिए, अगर कोई सर्विस एक डायरेक्टर दे रहा है, जो भी उसका नाम है, जो भी उसका डेजिग्नेशन, अगर वो एक एम्प्लॉय है, नेक्स्ट स्टेप आपको ये चेक करना है क्या उसको सारा एक्टिविटीज, क्या उसको सारा पेमेंट्स, क्या जो भी वो सारा एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, क्या वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में परफॉर्म कर रहा है, कि कोई उसका एक प्रोफेशनल सर्विस भी है। अगर एम्प्लॉय है भी तो ये सेटिंग करना पड़ेगा ना कि भैया कुछ पेमेंट तो उसको सैलरी की तरह मिल रहा है और कुछ पेमेंट उसको एज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस मिल रहा है। मतलब एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ये आपको इनकम टैक्स में भी पढ़ाया गया था, और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। फॉर सर्विस मतलब सर्विस देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, ऑफ सर्विस मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। तो क्या उसमें खाली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का पेमेंट है कि उसमें कुछ अदर एलिमेंट भी है? अगर है तो जो पार्ट ऑफ डायरेक्टर रेम्युनरेशन पे एज अ सैलरी डिक्लेयर किया है कंपनी के बुक्स में, जिसपे सेक्शन 192 पे ऑफ इनकम टैक्स एक्ट पे टीडीएस कट रहा है, तो वो पार्ट टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के वजह से सर्विस का पेमेंट हुआ और उस पे टीडीएस कट रहा है 192 में, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। इट इज शेड्यूल 3, इट इज कवर्ड इन शेड्यूल 3। लेकिन वो पार्ट ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टर रेम्युनरेशन, भले ही वो एम्प्लॉय हो, लेकिन अगर उस पे 194J में टीडीएस कट रहा है और वो अदर देन सैलरी है कंपनी के अकाउंट्स में, कंपनी भी उसको प्रोफेशनल सर्विस बोल के दिखा रहा है, और 194J में एज अ फी फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज दिखा रहे हैं, तो गाइस उसमें रिवर्स चार्ज लग जाएगा। आई एम वेरी सॉरी टू से, वो शेड्यूल 3 में कवर्ड नहीं है, शेड्यूल 3 से बाहर नहीं, उस पर रिवर्स चार्ज लग जाएगा और कंपनी इज लायबल टू डिस्चार्ज जीएसटी। कंपनी इज लायबल टू डिस्चार्ज जीएसटी। समझ में आया क्या मेरे भाई? समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। ठीक है, तो ये रहा हमारा डायरेक्टर रेम्युनरेशन सर्कुलर, बस एक यही रेलिवेंट है, देखिए। ठीक है, सो दैट्स इट। देखिए सर्कुलर पढ़ लिए, एग्जेम्पशंस 2 पढ़ लिए, 39(1), 39(2), 39(7), ये 3 नया सबसेक्शंस नोटिफाई हुआ है रिसेंटली। ऑल्दो फाइनेंस एक्ट 19 का अमेंडमेंट है, पहले का अमेंडमेंट है। नोटिफिकेशन काफी है, डीम्ड अप्रूवल को लेके 21 डेज वाला अमेंडमेंट याद रखना। फिजिकल वेरिफिकेशन को रिप्लेस कर सकता है आपका वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एज ही मे डिफिट, नॉट विदाउट द अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर।
फिर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का सबमिशन कब मानेंगे, 15 डेज फ्रॉम पार्ट बी और डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन विच एवर इज अर्लियर। इंटरेस्ट नेट पोर्शन पे जीएसटी पे कटता है और प्रोवाइजो टू सेक्शन 51 अभी नोटिफाई किया है उसको, तो अभी अपने पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट पहले भी पढ़ चुके हैं। इनवॉइसिंग का लिमिट 100 करोड़ हो गया। पिछले तीनों सालों में कोई भी 3 साल में 17-18 से अगर 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर है तो इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा करेंट ईयर से। और एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए भी है, एसईजेड यूनिट्स के ऊपर ई इनवॉइसिंग का एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। मेन चीज यही है। स्टैगर्ड ड्यू डेट्स हो गया जीएसटीआर 3B का 20 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 20 तारीख है हर लोगों के लिए जिनका एग्रीगेट 5 करोड़ से ज्यादा है, जिनका 5 करोड़ तक है तो उनके लिए खाली कुछ स्टेट्स के लिए 22 तारीख है और कुछ स्टेट्स के लिए 24 तारीख है। जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है। क्वार्टरली जीएसटीआर 1 के लिए 13th ऑफ द क्वार्टर ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर है। एनुअल रिटर्न ऑप्शनल कर दिया गया जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, और जीएसटी ऑडिट भी ऑप्शनल कर दिया, जीएसटी ऑडिट भी रिक्वायरमेंट रिमूव कर दिया। 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं, जीएसटी ऑडिट भी 19-20 का नहीं कराना। नील रिटर्न वालों के लिए सीएमपी 8, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B एसएमएस फैसिलिटी के थ्रू रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नील मतलब नो एंट्री इन टेबल्स, नो टैक्स लायबिलिटी, नथिंग, नो टेबल्स यू हैव टू फिल इन द एनी ऑफ द रिटर्न्स। एचएसएन कोड स्पेसिफाइड है फ्रॉम 1 अप्रैल 21, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है अप टू 4 डिजिट्स, 5 करोड़ से ज्यादा है 6 डिजिट्स, ये एचएसएन कोड नोटिफाइड है, ठीक है। तो ये सब सर्कुलर्स है गाइस, ये सब समराइज सर्कुलर्स है जो कि जीएसटी लॉ में एप्लीकेबल है फॉर द टर्म मई जून 21 टर्म। इतना तो बेसिक अमेंडमेंट्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज लेट मी नो कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। हमारे रेगुलर क्लास के भी जितने स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं उनको भी यही वीडियो जाने वाला है। आपको भी ये क्लास करना है जीएसटी अमेंडमेंट का अलग से। इसका नोट आपको प्रिंट आउट फॉर्म में दे भी दिया गया और डैशबोर्ड में भी आपका अपलोड कर दिया गया, प्लीज इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं प्रिंट आउट फॉर्म में मिला तो प्लीज डैशबोर्ड में उसको देख लीजिएगा, डैशबोर्ड से प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लीजिएगा। 15 पेज का ही डॉक्यूमेंट है, ज्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास टुडे। अगर और कोई अमेंडमेंट्स मुझे दिखता है तो एक क्लास तो मैंने ले लिया, और कुछ अमेंडमेंट होगा तो आपको सेपरेटली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बट 99% अमेंडमेंट्स आपको मैंने कवर करवा दिया है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द इंस्टीट्यूट टू रिलीज इट सप्लीमेंट्री। वंस इंस्टीट्यूट रिलीजेस इट सप्लीमेंट्री, मैं एक बार इसको कंपेयर करके चेक कर लूंगा कि और कोई एडिशनल अमेंडमेंट्स तो इंस्टीट्यूट ने कवर नहीं किया ना। अगर कवर किया है तो उसको भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट मैंने प्रॉपर गवर्नमेंट के वेबसाइट में जाके इंडिपेंडेंटली सारा नोटिफिकेशन सर्कुलर्स पढ़ा जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है। हाँ, ये वीडियो फाइनल स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, बट फाइनल स्टूडेंट्स को इसके साथ अलावा कुछ और भी अमेंडमेंट्स पढ़ना पड़ सकता है अलग से, बट इतना तो अमेंडमेंट्स आप लोग के लिए भी रेलिवेंट है ही फाइनल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन बटन दबाइए ताकि आपको फर्दर अपडेट रेगुलरली मिल सके। और भयंकर वाला वीडियोस आने वाले कमिंग वीक में, कमिंग मंथ में फॉर योर एग्जामिनेशन टर्म। तो बी वेरी वेरी एक्टिव एंड जस्ट सब्सक्राइब द बटन, बेल आइकन बटन दबा के रखिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब आपको मैंने वीडियो पोस्ट किया है, ठीक है। तो बार बार आपको यूट्यूब में बैठा नहीं रहना पड़ेगा कि सर का वीडियो आया क्या, सर का वीडियो आया क्या, ठीक है। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको इसका नोट्स का लिंक मिल जाएगा। चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, स्टडी हार्ड, स्टडी वेल एंड बस गिव योर बेस्ट फॉर दिस टर्म। चलिए बाय बाय।